हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं चल प्रताप सिंह आपका बेटा स्वागत करता हूँ। आज बेटा हम जो है लेक्चर 4 पढ़ेंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का। और आज का जो बेटा हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, वही है बेटा जो लेक्चर थर्ड का था। यानी कि जो लेक्चर थर्ड में हमने आपको कवर कराया था उसको हम आगे और बढ़ाएंगे। यानी कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल्स। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन में एक्चुअली 3 प्रोसेसेस आपकी इंक्लूड होती हैं। पहला होता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद आता है बेटा आपका क्या, रीएब्जॉर्प्शन, एंड एट लास्ट जो थर्ड आपकी प्रोसेस होती है वो होती है बेटा ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो बेटा हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेहतरीन तरीके से आपको करा दिया था। जो है रीअब्जॉर्प्शन हमारा चल रहा था बेटा, हमने जो है आपके कहाँ पीसीटी तक हमने रीअब्जॉर्प्शन आपका करा दिया था। आज हम जो है बेटा लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और उसके बाद बेटा कलेक्टिंग डक्ट, इससे जो है रीअब्जॉर्प्शन जानेंगे। उसके बाद जो है बेटा हम आपको पढ़ाएंगे ट्यूबुलर सीक्रेशन। और ये हमारा टॉपिक जो है बेटा एंड हो जाएगा। और आज ही हम इसकी एनसीईआरटी भी आपको रीड करा देंगे। तो बेसिकली आपका जो है बेटा लेक्चर थर्ड लेक्चर फोर मिला के आपका सबसे बेहतरीन टॉपिक बेटा जो है फाइल अप हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर बेटा जिसने लेक्चर थर्ड लेक्चर फोर्थ बेहतरीन तरीके से समझे हैं उसको बेटा लेक्चर फिफ्थ के अंदर जो हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाएंगे वो उसे इतना बेहतरीन समझ में आएगा बेटा, अलग लेवल पर कोई समस्या नहीं होने वाली है उसे। तो बेटा कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, बीच में से जंपिंग जंपिंग मत खेलना लेक्चर्स के बीच में। ठीक है बेटा, और अगर बेटा किसी भी बच्चे को जो है आपके नोट्स चाहिए हो तो उसे कुछ नहीं करना है बेटा, उसको जो है क्या करना है, उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ जो बेटा आपको हर लेक्चर लिया जाता है उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है बेटा यूट्यूब चैनल में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप चाहो तो बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पीडीएफ को ले सकते हो। नोट्स बनाना बेटा कंपलसरी है। अगर सिर्फ आप लेक्चर लेक्चर देख रहे हो और नोट्स नहीं बना रहे हो तो बेटा मतलब क्या ही सेंस है, मतलब कोई सेंस थोड़ी बनेगा बेटा इस बात का। पिक्चर तो ये है नहीं कि आपने जो है सोचा आप देखने गए आपने देख लिया हाँ ठीक है। बेटा पिक्चर याद रह जाती है, पढ़ाई याद नहीं रहती अगर आप नोट्स अपने खुद के नहीं बनाओगे। ठीक है, तो शुरू करें बेटा आज की कहानी। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं, आइए। तो शुरुआत करेंगे हम बेटा किससे, आपके जो है बेटा लास्ट हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, याद आ रहा है बेटा आपको। यहाँ तक जो है हमने कंप्लीट आपको करा दिया था, यानी पीसीटी से जो है हमारा हो चुका था रीअब्जॉर्प्शन। अब देखोगे बेटा आप लूप ऑफ हेनले से किस तरीके से होता है आपका रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देखो बेटा नंबर सेकंड हम डाल दें, आ जाओ चलो। ये देखिए आइए, एक मिनट, देखिए आप। तो आप ये नंबर 2 डाल दोगे बेटा, और नंबर 2 में आप क्या डालोगे, नंबर 2 में आप डालोगे रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम। हम कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करने वाले हैं बेटा आज, आज हम रीअब्जॉर्प्शन करेंगे आपके लूप ऑफ हेनले से, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लूप ऑफ हेनले। अब जरा देखना, फ्रॉम लूप ऑफ हेनले बेटा, LOH मतलब है आपका लूप ऑफ हेनले। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ बेटा, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जो है ना बेटा आपके जो है कंसंट्रेट करने में यूरिन को सबसे ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है ना बेटा, इसमें भी सबसे ज्यादा रोल इनका होता है। आज आपको पता भी लगेगा किस तरीके से ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, देखना जरा। ठीक है, तो बनाना शुरू करें बेटा, आओ चलो। तो पहले हम जो है डायग्राम आपका बना लेते हैं। तो अपन ले लेते हैं बेटा पिंक कलर, इस तरीके से। देखो ये आपका पीसीडी हो गया। अब यहां से हम बना लेते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले, जरा गौर करके आप देखिएगा बेटा। ये एक मिनट, थोड़ा सा सही करना होगा बेटा। एक तो यार इस पर डायग्राम बनाना थोड़ा सा बेटा मुश्किल पड़ता है, बट कोई ना। देखो बेटा इस तरीके से यहाँ तक आ गए, बेहतरीन। और ये देखिए बेटा, ये देखिए, आप तो अच्छे से बना लोगे कॉपी में, कोई बात नहीं बेटा। समझ में आना चाहिए, समझ में आना बहुत ज़्यादा मेन है। आपको पता है बेटा थिन और थिक दो पार्ट होते हैं आपके, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, तो वही हम यहाँ पे बनाने की आपकी कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, ये तो बेटा ज़्यादा ही गंदा हो गया, कोई ना इसे सही कर देते हैं। आइए चलिए, देखिए इसे हम कर देते हैं सही। ये देखिए, ये आपका हो गया सही। देखिए
अब जो है हम इसको आगे जो फर्दर कनेक्शन है वो हम दिखा देते हैं बेटा किस तरीके से हम डीसीटी से। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है बेटा, ये है आपकी पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो आपको नेक्स्ट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका बेटा डीसीटी। अभी जो आपको बीच में जो आपको बेटा हेयर पिन शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं बेटा लूप ऑफ हेनले। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि लूप ऑफ हेनले के अराउंड भी जो है आपको बेटा एक यू शेप की पेरिट्यूबुलर कैपिलरी देखने को मिलती है। क्या बेटा हम उसे वासा रेक्टा कहते थे? बिल्कुल बेटा, उसे हम कहते हैं आपके वासा रेक्टा। तो अब देखो मैं पूरा यू शेप तो नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा बेटा एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बगल में बना दूंगा एक ब्लड वेसल, एक ब्लड वेसल में बना दूंगा बेटा आपके कहां पे, आपके बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बगल में। वहां से हम जो है आपको दिखा देंगे चीजें। देखो आओ जरा बेहतरीन तरीके से। अब देखो बेटा इस तरीके से हम आपके जो है बना देते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया, ये आपकी बन गई बेटा ब्लड वेसल। अब जरा देखना बेटा किस तरीके से क्या चलेगा एक्सचेंज। ये देखिए बेटा एक यहां पर बना देते हैं, पूरा नहीं बना रहे हैं बेटा यू शेप का, बाकी आपको पता है पूरा यू शेप का होता है बेटा, इसके अराउंड पूरा एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का। ये देखिए बेटा ये आपका हो गया। अब आपको पता है बेटा पीसीटी से जो आपका फ्लो आ रहा है यानी फिल्ट्रेट आ रहा है बेटा, अभी तक देखो यूरिन फॉर्म नहीं हुआ है, अब तक जितना भी है बेटा पीसीटी के अंदर जो था आपका उसे हमने क्या कहा था फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट क्या होता है, जो बेटा आपके ब्लड को हमें छानने से यानी कि ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने से जो भी आपका बोमेन कैप्सूल में बेटा एंटर करा था उसे मैंने कहा था बेटा आपका क्या फिल्ट्रेट। वही फिल्ट्रेट आपका बेटा पीसीटी में गया, वहां से कुछ रीअब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद ये फिल्ट्रेट बेटा आपका एंटर करता है कहाँ, लूप ऑफ हेनले में। तो क्या बेटा इस तरीके से चलेगा, इसी तरीके से तो चलेगा, बताओ मुझे हाँ या ना। अब देखो जरा जब इस तरीके से ये बेटा चलेगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ये बेटा मेरी क्या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। क्या मेरी बेटा ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है? बिल्कुल ये है मेरी बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और बेटा जब मैं यहां से आप देखोगे तो ये कहां से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से आपका फिल्ट्रेट। तो क्या ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहलाएगी? बिल्कुल। वैसे तो बेटा आपको पता है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर जो है बेटा आपको देखने को मिलते हैं दो पार्ट, एक होता है थिन वाला पार्ट जो कि आपका नीचे वाला पार्ट है, एक है ऊपर बेटा आपको थिक वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे बेटा, तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आपको बेटा समझ में आ गया ये असेंडिंग डिसेंडिंग हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, कि बेटा आपका फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट किस तरीके से है। समझ रहे हो बेटा, आपका अगर फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आ रहा है तो बेटा ये डिसेंडिंग हो गया, अगर नीचे से ऊपर आपका फिल्ट्रेट जा रहा है तो वो बेटा असेंडिंग हो गया। ठीक है, देखिए आइए जरा, अब जरा आप ध्यान से एक बात देखेंगे। देखो बेटा ये क्या है बेटा, ये मैं कह सकता हूँ ये थिन वाला सेगमेंट है, तो मैं इसके यहां लिख देता हूं बेटा थिन सेगमेंट। ठीक है, और ये है आपका थिक सेगमेंट। जरा देखिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप एक बात देखिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बेटा मैंने पीसीटी में एक शब्द यूज करा था कि जो आपकी ऑस्मोलैरिटी होती है वो आइसोटोनिक होती है। आइसोटोनिक मतलब वो सेम रहती है, कितनी होती है 300 बेटा। पीसीटी में जो आपकी बेटा ऑस्मोलैरिटी थी वो थी कितना बेटा आपके 300। आपका था बेटा यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितना था, आपका ऑस्मोलैरिटी था 300। देखिए आइए जरा, यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी था वो था बेटा आपका 300। ठीक है बेटा, अब आप आगे लिख सकते हो मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जो बेटा आपको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहाँ पर दिख रही है, इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बेटा सिर्फ एक ही चीज के लिए परमिएबल है, और वो पता है क्या है, वो है वाटर। यानी कि इससे सिर्फ और सिर्फ बेटा वाटर ही परमिएबल है, यानी कि इससे सिर्फ वाटर ही निकल सकता है। समझ रहे हो आप, या वाटर आ सकता है। समझ रहे हो परमिएबल का मतलब क्या होता है, कि यहां से बेटा क्या जा सकता है क्या आ सकता है। ठीक है, आप जानते हो बेटा, आपने सुनी होंगी ये टर्म्स मुझसे भी पहले, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सब हमने बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपसे डिस्कस करा था। तो जो आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो बेटा परमिएबल होती है वाटर के लिए, और इम्परमिएबल किसके लिए होती है, कि इसमें से क्या नहीं निकल सकता है, तो बेटा इसमें से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सर, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि बेटा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, समझ रहे हो बेटा, ये जो है नहीं निकल सकते हैं। यानी कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए आपके क्या है परमिएबल है, और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है इम्परमिएबल। जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जस्ट अपोजिट है, वो आपके वाटर के लिए तो क्या है बेटा इम्परमिएबल, बट
आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है वो परमिएबल, यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आपके निकल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, पर वाटर आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से नहीं निकल सकता है। अब आपको पता लग गया किससे कौन निकल सकता है, तो जो निकल सकता है उसे निकलवा दो, जो निकल सकता है उसे निकलवा दो। तो देखो जरा ध्यान से, यहां से क्या निकल सकता है, मैंने कहा ना बेटा यहां से वाटर निकल सकता है, तो देखो वाटर निकला, ठीक है। आप यहां से यहां गए, आपका और वाटर निकला, देखो आप यहां से यहां गए, आपका और वाटर निकला। अब ये वाटर ऐसा तो है नहीं बेटा यहाँ इंटरस्टिशियम में पड़ा रहेगा, नहीं बेटा, ये एक्चुअली आपके इस तरीके से वासा रेक्टा में डाल दिया जाता है। देखिए आइए, ये इस तरीके से बेटा इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका बेटा फिल्ट्रेट था, वो जो है बेटा आपका फिल्ट्रेट दो ही चीजों से मिलकर बना है, देखो एक है सॉल्यूट, एक है आपका सॉल्वेंट। वाटर है बेटा आपका सॉल्वेंट, वाटर आपका कम होता जा रहा है, वाटर आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकलता जा रहा है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, जब आपका सॉल्वेंट कम होता जाएगा तो क्या ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी? बेटा लास्ट लेक्चर में बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट दिया था ऑस्मोलैरिटी का, क्या ऐसा ही होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि बेटा सॉल्यूट की मात्रा तो आपकी यहाँ पे सेम है, आप समझो। देखो अगर मुझे ऑस्मोलैरिटी को अगर मुझे बढ़ाना है तो मेरा सिंपल सा काम है, या तो मैं सॉल्यूट बढ़ा दूं, दूसरी चीज है मैं सॉल्वेंट कम कर दूं। तो मैं यहाँ सॉल्यूट तो सेम रख रहा हूँ, मैं सॉल्वेंट यानी वाटर को निकालता जा रहा हूँ, दैट मीन्स ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। तो देखो यहाँ 300 थी, तो यहाँ आपकी ऑस्मोलैरिटी होगी बेटा 400, यहाँ पे होगी बेटा आपकी 600, यहाँ पे होगी बेटा आपकी 800। जैसे जैसे देखो वाटर निकलता जा रहा है, यहाँ पे होगी 1000, और बिल्कुल नीचे आते आते होगी बेटा आपकी 1200। और ये जो आप 1200 बेटा ऑस्मोलैरिटी देख रहे हो ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी बेटा आपकी मेडुलर इंटरस्टिशियम मेडुलरी और बेटा आपकी जो नेफ्रॉन के अंदर ये होता है, क्या कहते हैं बेटा, ये नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं और आपकी वासा रेक्टा, इससे ज्यादा इनके अंदर बेटा आपको ऑस्मोलैरिटी नहीं देखने को मिलेगी। 1200 इज द हाईएस्ट। तो देखो बेटा 300 से 400 आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हो रहा है? क्यों? क्योंकि बेटा आपका यहाँ से वाटर निकलता जा रहा है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर क्यों निकल रहा है, सॉल्यूट्स क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले सिर्फ और सिर्फ आपके बेटा वाटर के लिए परमिएबल है, इसलिए वाटर निकलता जा रहा है, सॉल्वेंट कम होता जा रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं बेटा कि जैसे जैसे आप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है, उसकी जो है ऑस्मोलैरिटी बेटा बढ़ती जा रही है। बेटा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा ये इसकी हाईएस्ट है, तो बेटा यहाँ भी ये 1200 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देखो अब ये यहाँ भी रहेगा 1200। अब जरा कमाल देखो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका क्या होगा। मैंने आपसे कहा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका जो है वाटर तो इम्परमिएबल है, वाटर नहीं निकल सकता, बट आपका क्या निकल सकता है, बट आपका निकल सकता है बेटा क्या, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देख बेटा यहां से क्या होगा, यहां से निकलना शुरू होगा तेरा इलेक्ट्रोलाइट्स, यहां से तेरा निकलेगा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि बेटा तेरा NaCl। देख बेटा यहां से निकला तेरा NaCl, अरे देख बेटा तेरा निकल रहा NaCl, तो कहां जाएगा बेटा, इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। देख यहां से भी निकला तेरा बेटा NaCl, देख। अब देख तू यहाँ पर बेटा उल्टा हो रहा है, जो तेरे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साथ हो रहा था, तेरे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जस्ट उल्टा हो रहा है। दैट मीन्स सर यहाँ सॉल्वेंट जो है उतना ही है, ठीक है, बट सर सॉल्यूट हम निकालते जा रहे हैं, और अगर सॉल्यूट कम होगा तो आपकी ऑस्मोलैरिटी कम होती जाएगी। दैट मीन्स अगर यहाँ 1200 ऑस्मोलैरिटी है तो क्या यहाँ पर तेरी 1000 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या 1000 से जैसे जैसे थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा और सॉल्यूट निकला तो तेरा देख 800 हो गई, 800 से कितनी हो गई तेरी 600 हो गई, 600 से तेरी कितनी हो गई 400 हो गई, और 400 से DCT तक पहुंचते पहुंचते आपकी हो गई बेटा 300। वाओ सर ये तो बड़ी कमाल की चीज हो गई। क्या कमाल हो गया कि सर हमने PCT में 300 से शुरू करा, DCT तक हम जाते जाते फिर 300 रहा, बट हमने इसके अंदर एक कमाल का काम कर लिया। क्या कर लिया हमने सर? वाटर काफी सारा एब्जॉर्ब करा लिया। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर छोड़ता गया छोड़ता गया छोड़ता गया, और ऑस्मोलैरिटी बढ़ती रही। अब इसी ऑस्मोलैरिटी को वापस से उसी पे लाने के लिए हमने क्या करा, NaCl को निकाल दिया दूसरी तरफ से, यानी कि हमने वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लिया, हमने जो है इलेक्ट्रोलाइट को भी रीअब्जॉर्ब कर लिया, और जितनी हमारी जो है ऑस्मोलैरिटी उतनी ही ऑस्मोलैरिटी हमारी रही एट द एंड। तो देख रहे हो बेटा किस तरीके से ये काम चल रहा है। अब देखो जरा कमाल की चीज यहाँ पे क्या होती है। यहाँ पर बेटा ये जो आपको थिन और थिक पार्ट दिख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा सा खेला होता है। होता क्या है, जो आपका थिन आपको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दिख रही है ना, वहां जो NaCl का बेटा एब्जॉर्प्शन हुआ, ये कैसा हुआ है, ये है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन। कैसा एब्जॉर्प्शन है, ये है बेटा आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो लिख दूं बेटा यहाँ पे मैं पैसिव एब्जॉर्प्शन, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं
दिखाता हूं आपको, रुको बेटा। ये अपने आप होता है बेटा कि बिना किसी एनर्जी को खर्च करे, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। जबकि बेटा जो आपका थिक वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो आपको रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है वो होता है बेटा आपका कैसा, वो होता है बेटा आपका एक्टिव। वो कैसा है बेटा, वो है आपका एक्टिव। तो देखो बेटा मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया आपका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। शायद बेटा अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं भी हटूंगा और फिर आपको दिख जाएगा। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ ये जो एक्चुअली में जो आपका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जिसमें हुआ है वो एक्चुअल में थिक थिक लूप ऑफ हेनले है। थिक लूप ऑफ हेनले नहीं बेटा, ALOH। ALOH का मतलब क्या है बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है बेटा आपका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जबकि पैसिव होता है बेटा किसके अंदर, आपके थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। क्या बेटा आपको समझ में आ गया। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बेटा आपका ये आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों निकला, रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि वो उसी के लिए परमिएबल है। ठीक है, देखो मैं हटता हूं। अब आपको बेटा खेला समझ में आ गया। क्या मैं फिर से एक और बार आपके लिए बेटा जो है ये सारी चीजें बता सकता हूं, क्या क्या मैं बताना शुरू करूं फिर से एक और बार। तो चलो आओ देखो, जरा ध्यान से देखना। अब मैं आपके आगे आता हूं। तो हुआ क्या था बेटा, पीसीटी से जो फिल्ट्रेट आपका आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, उसके साथ क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बेटा आपकी परमिएबल होती है वाटर के लिए और इम्परमिएबल है सॉल्यूट्स के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इससे वाटर निकल सकता है। अब वाटर निकल सकता है तो बेटा वाटर निकलेगा, तो वाटर बेटा इससे निकलना शुरू करेगा। जैसे जैसे बेटा आपका ऊपर से बिल्कुल नीचे डाउन तक जाएगा बेटा वाटर, जैसे जैसे निकलता जाएगा तो क्या हो रहा है आपका सॉल्यूट तो बेटा यहाँ पे फिक्स है, आपका सॉल्वेंट कम होता जा रहा है। सॉल्वेंट कम होता जा रहा है, दैट मीन्स आपका बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऊपर से नीचे जाने पर आपके क्या होगा, आपके बेटा जो है आपकी बढ़ती जाएगी क्या, ऑस्मोलैरिटी। और वो जो 300 से बेटा चालू हुई थी वो 1200 तक पहुंच जाएगी। जैसे ही असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है वो आपकी परमिएबल होती है किसके लिए बेटा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और इम्परमिएबल होती है बेटा किसके लिए, आपके वाटर के लिए। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे तो बेटा थिन होता है, एक थिक पार्ट होता है। थिन वाले से जो NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है वो पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है, जबकि जो थिक वाले पार्ट से बेटा इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है NaCl वो आपका जो है एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है बेटा। अब जैसे जैसे बेटा यहाँ से क्या हो रहा है, आपका सॉल्यूट निकलता जा रहा है तो आपका क्या होगा बेटा, ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो 1200 से 1000 होगी, 1000 से 800, 800 से बेटा 600, 600 से 400, 400 से 300। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया ये चीजें, यानी कि इस तरीके से हमने वाटर और आपका बेटा सोडियम क्लोराइड यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को आपके एब्जॉर्ब कर लिया किसके अंदर बेटा, आपके लूप ऑफ हेनले से। अब बेटा ये जो आपको रीअब्जॉर्प्शन जिस तरीके से आपको याद होगा, आपको हाईएस्ट देखने को मिलता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है किसमें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, बट लूप ऑफ हेनले में देखने को मिलता है मिनिमम। तो बेटा यहाँ पे जो एक्चुअल में रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बेटा आपका मिनिमम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेटा मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। क्या बेटा आपको समझ में आ गई चीजें। अब एक बार बेटा ये जो मैंने जितनी कहानी आपको बताई है एक बार मैं लिख दूं, नेक्स्ट स्लाइड पर आपके लिए लिख दूं। चलो आओ देखो लिख देते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप डाल दोगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि हमने पहले उसी को डील करा है। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जरा गौर करके आप जो है बेटा देखिएगा, वैसे तो बेटा मैं जो जो बात यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो आपको पता है। ठीक है, जरा देखिए। तो बेटा सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये एक्चुअल में आपके किस टिश्यू से मिलके बनी हुई है। तो बेटा ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलके आपकी बनी हुई है। कौन, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये आपकी मिलके बनी हुई है बेटा किससे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो बेटा दूसरा मैंने आपसे बात करी थी बेटा इसकी परमिएबिलिटी से रिलेटेड, ये किसके लिए जो है बेटा आपका परमिएबल और किसके लिए आपका इम्परमिएबल है। कौन बेटा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जरा देखिए आप, तो बेटा ये एक्चुअल में आपकी परमिएबल थी किसके लिए, तो सबसे पहले परमिएबल लिख लें यहाँ पे बिल्कुल, और दूसरी तरफ लिख देते हैं बेटा इम्परमिएबल, आपका इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। ठीक है बेटा, देखिए जरा ध्यान से आइए। तो बेटा परमिएबल थी किसके लिए, वाटर के लिए, तभी तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही थी बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं H2O। और इम्परमिएबल किसके लिए थी बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इससे इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल सकते, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो जरा आगे। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे फिल्ट्रेट जो है बेटा आपका डाउनवर्ड्स मूव करेगा तो आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी।
कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि वाटर आपका निकलता जा रहा है, यहाँ से रीएब्जॉर्ब होता जा रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है बेटा ऑस्मोलैरिटी का बढ़ना। और पता है जिस तरीके से ऑस्मोलैरिटी जब सेम रहती है तो एक टर्म दी जाती है आइसोटोनिक। इसी तरीके से जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, कैसे बढ़ेगी ऑस्मोलैरिटी, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्वेंट का कम, ठीक है। तो बेटा इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक। क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक। तो बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपको देखने को मिलती है हाइपरटोनिक कंडीशन। तो बेटा आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एस फिल्ट्रेट मूव डाउन, एस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन। जैसे जैसे फिल्ट्रेट बेटा आपका नीचे की तरफ आ रहा है, आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा जो कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल में क्या हो रही है, कंसंट्रेशन एक्चुअल में बेटा आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है बेटा। और कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स बेटा आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है, जो आपकी बेटा ऑस्मोलैरिटी है वो एक्चुअल में क्या कर रही है, वो आपकी बेटा इंक्रीज कर रही है। आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है बेटा वो भी इंक्रीज कर रही है, और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स बेटा ये कंडीशन कौन सी हो गई, ये जो आपकी कंडीशन हो गई ये हो गई बेटा आपकी हाइपरटोनिक। क्या बेटा आपको चीजें समझ में आ गई, यानी कि बेटा आपका वाटर तो लेस है बट आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो काफी ज्यादा है, दैट मीन्स सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक। देखिए अब आपको दिख जाएगा। तो क्या बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली की कहानी आपको क्लियर हो गई। अगर बेटा आपको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली की कहानी क्लियर हो गई है, तो अब थोड़ी सी बात हम करेंगे बेटा किसके बारे में, आपसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में। तो जरा ध्यान से अब आप देखिएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में। अब हम चर्चा करना आपसे शुरू करते हैं। तो देखिए जरा, मैं ऐसा करता हूँ बेटा, इसी को एक कॉपी बना लेता हूँ इसी की, 1 मिनट दीजिए आप। 1 मिनट तो नहीं लगेगी खैर। देखिए हो गया। आइए, तो बेटा डिसेंडिंग की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या कर देंगे बेटा आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये हो गया बेटा आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब देखो बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या है, आपके दो पार्ट है। दो पार्ट मतलब एक तो है बेटा आपका कौन सा वाला पार्ट, एक है थिन वाला पार्ट, एक है थिक वाला पार्ट। अब होता क्या है बेटा, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम नहीं है, यानी कि दोनों के टिश्यूज सेम नहीं है। जो आपका थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है बेटा, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। जबकि जो थिक वाला आपका बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वो आपका बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो पहले ये वाली बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप इसे जरा हटाइए। अब बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर भी हो जाएंगे बेटा आपके दो पैरामीटर्स। एक आएगा बेटा थिन वाला पार्ट, सेकंड आएगा बेटा थिक वाला। तो यहाँ पे लिख दोगे आप थिन, कि थिन किस टिश्यू से मिलके बना हुआ है, और थिक आपका किस टिश्यू से मिलके बना हुआ है। तो जरा देखें आप। तो बेटा जो आपका एक्चुअल में थिन वाला पार्ट है वो आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बना हुआ है। तो लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। देखो बेटा एपिथेलियम अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, एपी लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप इसी से समझ जाओगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। जबकि जो बेटा आपका थिक वाला पार्ट है वो एक्चुअल में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलके आपका बेटा क्या है, ये मिलके बना हुआ है थिक वाला पार्ट। अब आपको पता है बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका परमिएबल क्या होता है, परमिएबल होता है बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट, बट इम्परमिएबल क्या होता है, वाटर। तो जस्ट चेंज कर दें दोनों की लोकेशन। तो देखो दोनों की लोकेशन जो है बेटा चेंज कर देते हैं। आइए, इम्परमिएबल क्या है बेटा, वाटर, और परमिएबल क्या है बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट। परमिएबल है बेटा इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो बेटा होता क्या है, आपको एक बात पता है, जैसे जैसे कंसन जैसे जैसे फिल्ट्रेट बेटा आपका क्या करता है, अब यहाँ तो मूव डाउनवर्ड करेगा नहीं, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे बेटा जो है वो आपका कंसंट्रेट मूव करेगा अपवर्ड्स। और जैसे जैसे वो मूव करता है अपवर्ड, आप एक चीज देखते हो बेटा, वो जो है आपका कैसा होता जा रहा है, डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब समझ रहे हो बेटा, देखो एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि कोई चीज के अंदर बेटा ज्यादा वाटर ऐड कर देना, यानी कि उसे और ज्यादा डाइल्यूट कर देना। बट वाटर ऐड करने से ही तो कोई चीज डाइल्यूट नहीं होगी, आप उसमें से बेटा सॉल्यूट निकाल दो तो भी तो डाइल्यूट हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, यहाँ से जो डाइल्यूटेड हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका NaCl वहां से निकलता जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलता जा रहा है, दैट मीन्स ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है। और ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है तो बेटा इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है बेटा, इस कंडीशन को कहा जाता है आपका हाइपोटोनिक। तो आप क्या लिखोगे बेटा, देखो बेटा, तो आप लिखोगे एज फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड। 1 मिनट,
यहाँ पे क्या क्या कहानी होती है जरा आप देखिएगा। ये से हम यहाँ से हटा देते हैं, ये देखिए। तो बेटा एज फिल्ट्रेट मूव अपवर्ड्स, तो ये क्या क्या हो जाता है, जैसे जैसे बेटा ऊपर जाता है ये क्या होता जाता है, ये होता जाता है बेटा डाइल्यूटेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा इट गेट्स डाइल्यूटेड। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे बेटा, ये क्या क्या होता जाता है बेटा, ये होता जाता है आपका डाइल्यूटेड। एक मिनट से और अच्छे से लिखते हैं, रुकिए जरा। बेटा इट गेट्स डाइल्यूटेड कैसा होता जा रहा है बेटा, ये होता जा रहा है आपका डाइल्यूटेड। तो आप यहाँ पे लिख लोगे इट गेट्स डाइल्यूटेड, और डाइल्यूटेड होता जा रहा है, दैट मीन्स ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है बेटा, ऑस्मोलैरिटी हो रही है बेटा आपकी कम। और ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, दैट मीन्स इसी कंडीशन को कहा जाता है बेटा हाइपोटोनिक। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया, कहाँ आइसोटोनिक कंडीशन देखने को मिल रही है, कहाँ हाइपरटोनिक देखने को मिल रही है, कहाँ हाइपोटोनिक कंडीशन आपको डिफरेंट ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बेटा एक बात और मुझे आपके यहाँ पे लिखनी है, क्या वो मुझे लिखना है थिक और थिन में बेटा किस तरीके से आपका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पर बेटा एक्टिव है और कहाँ पर पैसिव है। आपको तो पता है बेटा थिन वाले में तो जो है बेटा आपका पैसिव होता है, और थिक वाले में होता है बेटा आपका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थिन में कैसा होता है बेटा, थिन में होता है आपका पैसिव, थिन में है बेटा आपका पैसिव। लिख दूं बेटा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, बिल्कुल लिख देते हैं पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। जबकि जो थिक वाला होता है बेटा वहां आपको देखने को मिलता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थिक लूप ऑफ एनले में देखने को मिलता है बेटा आपको एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बताओ बेटा आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अब आपको दिखेगा, देखिए जरा ध्यान से। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया असेंडिंग लूप ऑफ एनले का गेम। इसका जो थिन वाला पार्ट है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, थिक वाला सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना है। परमिएबल किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। और जैसे जैसे फिल्ट्रेट बेटा ऊपर की तरफ मूव करता है वो डाइल्यूट होता जाता है। डाइल्यूट कैसे हो रहा है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें से जाते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करा जा रहा है आपके फिल्ट्रेट में से। तो होगा क्या, ऑस्मोलैरिटी बेटा कम होगी, और ऑस्मोलैरिटी कम होगी दैट मीन्स बेटा इस कंडीशन को कहते हैं आपके हाइपोटोनिक। और जो बेटा आपके आपको पता है असेंडिंग लूप ऑफ एनले में एक थिन वाला पार्ट है एक थिक वाला पार्ट है। थिन वाले में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है, थिक वाले में बेटा एक्टिवली होता है। ठीक है, अगर बेटा आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो अब मैं आपसे बात कर सकता हूं बेटा डीसीटी के बारे में। ठीक है, कि रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी से कैसा होता है। तो बेटा नंबर थर्ड आप डाल दोगे रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी। बेटा जो आपका नंबर थर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी। बेटा जो नंबर थर्ड आप डालोगे उसमें डालोगे बेटा रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी। आप लिखोगे बेटा रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी, फ्रॉम डीसीटी, यानी कि बेटा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस तरीके से होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जरा सुनिए, देखिए जरा यहां पर क्या होता है बेटा, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है वो गारंटेड नहीं है होगा, वो डिपेंड करता है बेटा कंडीशन पे। ये होता है एक्चुअल में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जब जरूरत होगी बॉडी को वाटर को कंजर्व करने की तब ही जो है बेटा ये कारनामा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे होता किस किस का है आपको रीअब्जॉर्प्शन ये सुनना होगा। यहाँ पे बेटा एक आपको देखने को मिलेगा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा, जो कि आपका होता है बेटा एक्टिवली। दूसरा बेटा यहाँ पे जो आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बेटा आपका पैसिवली। इसके अलावा बेटा यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस को भी क्या करा जाता है, रीएब्जॉर्ब करा जाता है। क्या बेटा आपको समझ में आ गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि डीसीटी आपका किससे मिलके बना हुआ है, तो बेटा डीसीटी आपका मिलके बना है बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से। तो क्या बेटा मैं इतनी बात डीसीटी के बारे में लिख सकता हूं। तो देखो बेटा मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले बताया किस टिश्यू का मिलके बना है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलके आपका ये जो है बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरी बात मैंने क्या बताई, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर बॉडी को नीड होगी वाटर कंजर्व करने की तभी जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो आप यहाँ पे लिख लोगे बेटा क्या, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अब किन किन चीजों का होता है ये भी तो देखो। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है बेटा, एक देखने को मिलेगा आपको सोडियम का, और जो सोडियम का होता है बेटा वो कैसा होता है, वो होता है बेटा आपका पैसिव नहीं बेटा एक्टिव,
वो होता है एक्टिव। दूसरा आपको देखने को मिलेगा बेटा वाटर का, ठीक है। तो देखो बेटा सोडियम का कैसा होता है बेटा, सोडियम का होता है आपका एक्टिव। देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक्टिव लिख दूंगा, आप इसी से समझ जाओगे। और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा आपका पैसिव। इसके अलावा बेटा ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती, देखो यहाँ पे बेटा आपको बाइकार्बोनेट का भी जो है रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख लोगे बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव आल्सो रीअब्जॉर्ब, आल्सो रीअब्जॉर्ब। ठीक है बेटा, क्या आपको समझ में आ गया इतना कहानी? अगर बेटा आपको इतना कहानी समझ में आ गया है तो एक बार चलो फिर से जो है आपका एक डीसीटी का डायग्राम बनाते हैं और उसके पास दिखाते हैं बेटा उसकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। आपको पता है बेटा, अब आपको समझ में आया ये जो इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड निकल रहा था कि क्यों आखिर वहां जा रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा इनसे चीजें रीअब्जॉर्ब करके आपके बेटा उन आपकी जो है ब्लड वेसल्स में डालनी है, जो कि है आपकी क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो आपको पता है डीसीटी के अराउंड भी बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आप बनाओगे बेटा डायग्राम। आओ देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बनाते हैं अब आपका डायग्राम। एक तरफ डीसीटी और दूसरी तरफ हम बनाते हैं बेटा आपकी क्या, देखो बेटा क्या इसी तरीके से आपकी डीसीटी आ रही होगी, नीचे लूप ऑफ एनले होगा। ठीक है, ये देखो बेटा ये आपकी हो गई डीसीटी। अब देखो क्या ऊपर की तरफ मैं बना सकता हूँ बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी? बिल्कुल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना देते हैं। तो जरा देखिए, आइए ये देखिए, ये इस तरीके से बना दी हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब बेटा नेटवर्क तो नहीं बना रहे हम, एक नॉर्मल बना रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ जाए किस तरीके से क्या चल रहा है। मैं बेटा फिर कह रहा हूँ जो मैं यहाँ चीजें बनाने वाला हूँ जिनका रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कौन मदद करता है, कैसे होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, होगा क्या, ये क्या है बेटा आपकी, ये है बेटा आपकी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है बेटा, ये है आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये है आपकी बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, अब जरा देखिए मैंने कहा था बेटा आपका सोडियम जाता है, एक्चुअल में जाता बेटा सोडियम नहीं, सोडियम क्लोराइड है। देखिए यहां से इस तरीके से जो है बेटा आपका सोडियम क्लोराइड आएगा और आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चला जाएगा। ठीक है, होगा बेटा कंडीशन पे, कौन कराएगा अभी देखोगे। वाटर भी इस तरीके से चला जाता है और बेटा आपका बाइकार्बोनेट भी इस तरीके से रीअब्जॉर्ब होता है। तो आपको समझ में आ गया बेटा क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, आपको बेटा सोडियम क्लोराइड, वाटर और आपका बेटा बाइकार्बोनेट। अब जरा ध्यान से आप देखिए होता किस तरीके से ये सारी की सारी कहानी। देखिए होता क्या है बेटा, आपके होते हैं हार्मोन, सुनिएगा आप जरा। आपने बेटा एक एड्रिनल ग्लैंड सुनी है, बिल्कुल सुनिए सर, किडनी के ऊपर थी। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के पास बेटा एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्या कहते हैं बेटा, एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन बेटा आपके डीसीटी के पास जाता है और डीसीटी के पास जाके बेटा वहां से एब्जॉर्ब कराता है आपका बेटा सोडियम। अब ये जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा ब्लड के अंदर, ये होता है बेटा आपका एक्टिवली। अब होता क्या है बेटा, सोडियम जैसे ही निकलता है ना, सोडियम के पीछे थोड़ा 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 वाटर भी अपने आप जाने लगता है। समझ में आ रहा है, वाटर जो है बेटा अपने आप जो है जाने लगता है। ठीक है, पूरा नहीं जाता बेटा, थोड़ा 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 उसके पीछे जाने लगता है। आपने सुना होगा बेटा जहां नमक वहां पानी तो होता क्या है, सोडियम के पीछे जो है बेटा थोड़ा थोड़ा वहां पे आपका जो है वाटर भी चला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन किसने कराया बेटा, ये होगा तब जब हमारी बॉडी को वाटर कंजर्व करना है। अब ये किस कंडीशन में होता है, क्या होता है, ये तो जब हम रेगुलेशन ऑफ किडनी पढ़ेंगे तब हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होती है बेटा, उसका एक हार्मोन होता है उसके पास जिसे आप कहते हो बेटा एल्डोस्टेरॉन, वो आपका रिलीज करती है, वो आपके एक्ट करता है किसके ऊपर, आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर, डीसीटी के ऊपर। और डीसीटी के ऊपर बेटा वो एक्ट करके आपका क्या कराता है, वो एक्चुअल में कराता है बेटा आपके क्या, वो आपका रीअब्जॉर्प्शन कराता है बेटा सोडियम का ब्लड में एक्टिवली। ठीक है, और इसी के पीछे थोड़ा थोड़ा पानी भी चला जाता है। दूसरी तरफ बेटा आपने हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। हाइपोथैलेमस के पास बेटा एक हार्मोन होता है, ठीक है, जिसका नाम है बेटा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे प्यार से एडीएच कहते हैं और वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब इसको एंटी डाईयूरेटिक क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या करता है बेटा, हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को बनाता है, वैसोप्रेसिन या फिर आप कह सकते हो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, बट इसको खुद के पास नहीं रखता, स्टोर करने के लिए इसको भेज देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, जिसको बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। मैं बेटा ये बता चुका हूँ ये चीजें पहले आपको, हार्ट वाले चैप्टर में बताई थी। ठीक है,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में कि इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो बेटा ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर उसी को कहते हैं वेसोप्रेसिन, बट ये स्टोर होता है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। अब बेटा होता क्या है, जब बॉडी को नीड होती है, जब वाटर आपका कंजर्व करना है, वाटर वो नहीं चाहती ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाए, तो वो क्या करता है बेटा, हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि हे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो तुमने मेरा हार्मोन अपने पास रख रखा है इसे तुम अब रिलीज कर दो। तो बेटा उसकी ऑर्डर को मानते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके एडीएच को रिलीज कर देती है, या फिर आप उसी को कह सकते हो वेसोप्रेसिन। अब ये जो एडीएच और वेसोप्रेसिन होता है ये भी आपके जाता है किसके पास, डीसीटी के पास, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास, और वहां से बेटा वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है पैसिवली। तो वाटर बेटा दो तरीके से हुआ दोनों बार पैसिवली। एक तो बेटा वो सोडियम के पीछे चला गया था थोड़ा थोड़ा, बाकी जो बचा कुचा और एब्जॉर्ब कराना था वो आपके हाइपोथैलेमस के एडीएच ने कराया। अब इसको एंटी डायूरेटिक क्यों कहते हैं समझना जरा। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि डायूरेटिक शब्द सर इसका मतलब क्या होता है। देखो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे जो है बेटा आपको यूरिन जो है ज्यादा आता है। बेसिकली होता क्या है, आपको जैसे कि आपने कॉफी सुना होगा, कॉफी बेटा एक डाईयूरेटिक सब्सटेंस होती है। डाईयूरेटिक का मतलब होता है बेटा कि आपको यूरिन ज्यादा आना। अगर किसी इंसान को यूरिन ज्यादा आता है, अगर कोई इंसान ज्यादा बार बेटा आपका जो है मिक्चुरेशन के लिए जाएगा, या फिर आप कह सकते हो टॉयलेट करने के लिए जाएगा, इन जर्नल टर्म्स हम यही तो कह देते हैं टॉयलेट करने के लिए जाता है। अगर किसी को ज्यादा टॉयलेट आता है बेटा, दैट मीन्स उसका बेटा वाटर लॉस भी ज्यादा होगा, समझ रहे हो आप। और ज्यादा टॉयलेट कराने में बेटा कौन मदद करता है, आपका आपका जैसे कॉफी। तो बेटा कॉफी आपका क्या है, डाईयूरेटिक है, आपका सब्सटेंस है। जो इंसान कॉफी पीता है बेटा उसको जो है आपने देखा होगा तो वो उसका जो यूरिन होता है वो ज्यादा निकलता है, बेसिकली उससे टॉयलेट ज्यादा आता है। तो इसी तरीके से एक ऐसा हार्मोन जो इस डाईयूरेटिक की कंडीशन को रोक रहा है, यानी कि ज्यादा टॉयलेट यानी कि ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन को रोक रहा है। बेसिकली ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन नहीं, मतलब बेसिकली बेटा क्या हो रहा है, आपका जो है वाटर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करा जा रहा है। तो बेटा इसी को कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब पता लग गया आपको बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि डाईयूरेसिस या फिर आप डाईयूरेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे बेटा जो है आपका यूरिन ज्यादा से ज्यादा बनता है। ठीक है, यूरिन ज्यादा बनेगा दैट मीन्स उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया बेटा क्यों एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। मैं नीचे लिख दूंगा बेटा, डाईयूरेसिस एक प्रोसेस होती है जैसे डाईयूरेसिस कहते हैं। डाईयूरेसिस क्या होता है, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिन मेड बाय द किडनीज एंड पास्ड फ्रॉम बॉडी, यानी कि किडनीज का ज्यादा यूरिन बनाना ही कहलाता है डाईयूरेसिस। ठीक है, और ज्यादा यूरिन बनेगा तो आपका वाटर लॉस भी ज्यादा होगा। तो देखो अब मैं लिखना शुरू करूं, यहीं पर लिखें, चलो एड्रिनल ग्लैंड की कहानी तो यहीं पे आ जाएगी आपकी। तो देखो बेटा एड्रिनल ग्लैंड, अभी बेटा हार्मोन्स वाला जब चैप्टर आएगा ना तब आपको और इन डिटेल अच्छे से समझ में आएगा, तो जरा ध्यान से आप देखना। तो जो आपको बेटा एड्रिनल ग्लैंड दिख रही है, जरा देखो ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है। ये एड्रिनल ग्लैंड बेटा आपका रिलीज करेगी, क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती है बेटा एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम होता है बेटा एल्डोस्टेरॉन। जिस हार्मोन का नाम होता है बेटा एल्डोस्टेरॉन। जरा देखिए ये एल्डोस्टेरॉन साहब क्या करते हैं, ये आपके बेटा एक्ट करते हैं किसके ऊपर, ये आपके एक्ट करते हैं बेटा, आप लिखोगे एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डीसीटी पर एक्ट करके क्या करते हैं, ये डीसीटी पर एक्ट करके आपका बेटा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। ये क्या कराते हैं, Na प्लस को बेटा क्या कराते हैं, आपके रीएब्जॉर्ब कराते हैं। Na प्लस को क्या कराते हैं, रीअब्जॉर्ब कराते हैं इन ब्लड, और वो भी कैसा बेटा आपका एक्टिवली, इन ब्लड एक्टिवली, यानी कि बेटा ये प्रोसेस होगी आपकी एक्टिवली। और इसी के पीछे थोड़ा थोड़ा बेटा आपका वाटर भी चला जाता है। आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। एड्रिनल ग्लैंड ने रिलीज करा बच्चों आपका एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन, वो सीधे एक्ट करता है डीसीटी पे, और डीसीटी पे एक्ट करके उससे कहता है हे डीसीटी अब तुम जो है सोडियम को किसको दे दो, आप जो है ब्लड को दे दो। ठीक है, और कैसे देता है, एक्टिवली देता है, बेसिकली बेटा रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ये तो कहने वाली बात है, ये इससे कम्युनिकेशन ऐसे थोड़ी होती है, ये तो आपका और मेरा कहने का तरीका है। अगर मैं आपसे कहूँ, सपोज करो अगर मैं आपको आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे होते, मैं आपसे कहता हे चिंटू, जो भी आपका नाम होता, बबलू पपलू, मैं आपसे कहता मेरे लिए पानी लिया, तो आप मुझे ला के देते। सेम वे में ऐसे अपन जनरली बात करते हैं, बट बेटा यहाँ पर जो बातचीत चलती है वो हार्मोन्स के थ्रू चलती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है बेटा कम्युनिकेशन होता है एक सेल का दूसरी सेल से, ऐसे ही कम्युनिकेशन नहीं होता। देखो दूसरी तरफ क्या होता है बेटा, हमने सोडियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया, दूसरी कहानी है बेटा अलग अलग कहानी। कैसे, जरा देखिए उसमें क्या होता है,
हाइपोथैलेमस नाम की एक बला है, देखिए जरा, हाइपोथैलेमस। बेटा आपको हमेशा याद रखना जो एडीएच है वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, बट स्टोर होने के लिए किसके पास गया है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करती है बेटा क्या, हाइपोथैलेमस बेटा प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन जिसका नाम है बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है बेटा, हार्मोन का नाम है बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच भी कहा जाता है। बेटा मैं तो फिलहाल यहाँ पे पूरा नाम लिखूंगा, पूरा नाम लिखूंगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसी को कहा जाता है बेटा वेसोप्रेसिन, क्योंकि वेसल्स को जो है बेटा प्रेस करता है, बेटा कॉन्स्ट्रिक्शन में उनकी मदद करता है, ठीक है। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है बेटा। एंटी डायूरेटिक के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडीएच, क्योंकि अब मैं आगे एडीएच ही यूज करूंगा। तो देखो बेटा किसने बनाया बेटा, हाइपोथैलेमस ने। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसे बनाने के बाद बेटा वो इसे स्टोर करने के लिए भेज देगा कहाँ पे, वो इसे स्टोर करने के लिए भेज देगा बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। इसे स्टोर करने के लिए आपके कहाँ भेज देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। देखिए जरा ध्यान से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास इसको भेज दिया बेटा, क्या करने के लिए, इसके स्टोरेज के लिए। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही कहा जाता है आपके बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं बेटा, आपके कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जब आपके बेटा बॉडी को नीड है वाटर बचाने की, तब ये हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि हे पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो तुमने मेरा हार्मोन रख रखा है कृपया करके उसे तुम रिलीज आउट कर दो। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करेगी बेटा आपका रिलीज। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ये आपका करेगी बेटा रिलीज। किसको रिलीज करेगी, आपके एडीएच को, आपके रिलीज करेगी एडीएच को, जिसे आप वेसोप्रेसिन भी कहते हो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। फिर ये एडीएच बेटा एक्ट करेगा किस पे, ये एडीएच बेटा आपका एक्ट करेगा किसके ऊपर बेटा, आपके डीसीटी के ऊपर, एक्ट ऑन डीसीटी। और वहां से क्या होगा बेटा, आपका वाटर जो है रीएब्जॉर्ब कर जाएगा पैसिवली। तो आप यहाँ पे लिखोगे H2O रीएब्जॉर्ब पैसिवली। तो आपको समझ में आ गया बेटा किस तरीके से कंडीशनल ये काम हो रहा है, क्या आपको चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। मैं हटूं बेटा एक बार, अब आपको क्लियरली दिखेगा। बेटा आपको समझ में आ गया, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन स्टोर होता है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास। समय आने पे बेटा हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस को रिलीज करा देती है इस एडीएच को, यानी कि इस वेसोप्रेसिन को, जो कि एक्ट करता है बेटा किसके ऊपर, आपके डीसीटी पे, और वहां से H2O को रीअब्जॉर्ब करा देता है बेटा पैसिवली। बताओ बेटा इज इट क्लियर टू यू और नॉट, क्या आपको एक कहानी समझ में आ गई पूरी की पूरी। अगर बेटा आपको एक कहानी पूरी समझ में आ गई तो बेटा मैं क्या यहाँ पे एक नोट डाल के डाईयूरेसिस के बारे में लिख सकता हूँ कि डाईयूरेसिस क्या होता है। तो चलो देखो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाईयूरेसिस के बारे में कि क्या होता है डाईयूरेसिस। और कुछ डाईयूरेटिक सब्सटेंस भी होते हैं जो कि आपका अमाउंट बढ़ाने में मदद करते हैं, किसका, यूरिन का। आपने कभी नोटिस करा हो, बेसिकली करा होगा बेटा, आप अगर कॉफी ज्यादा ड्रिंक करते हो तो बेटा आपका जो यूरिन है वो ज्यादा बनता है, और उसमें बेटा आपका प्रेशर भी ज्यादा होता है। जिस स्पीड से आपका यूरिन निकलता है ना, एक हाई प्रेशर के साथ वो यूरिन निकलता है आपका। आप सब लोगों ने ये बात नोटिस करी होगी, ठीक है। कभी जब भी आपने देखा हो तो कुछ लोगों को बेटा क्या कहते हैं, कभी पथरी हो जाती है, बेसिकली स्टोन्स आपके फॉर्म हो जाते हैं किडनी के अंदर, तो उनको सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं बेटा ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनेगा। होगा क्या, वो प्रेशर इतना डेवलप करेगा कि चांसेस हैं कि वो स्टोन उस प्रेशर के साथ निकल के आ जाए। समझ रहे हो। तो देखो बेटा डायूरेसिस क्या होती है, तो आप लिखोगे बेटा इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिन, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिन, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिन, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिन मेड बाय किडनीज, मेड बाय किडनी, मेड बाय किडनी एंड पास्ड फ्रॉम द बॉडी, इसी को कहते हैं बेटा यूरेसिस, एंड पास्ड फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी, इसी को कहा जाता है यूरेसिस। और जितना ज्यादा किडनी बनेगा आपका क्या कहते हैं बेटा, आप यूरिन का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा वाटर लॉस होगा। तो मैं लिख सकता हूं बेटा H2O लॉस इज मोर, वाटर लॉस इज मोर, बिल्कुल आपका वाटर का लॉस जो है बेटा ज्यादा से ज्यादा होगा। और कुछ डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, कुछ डाईयूरेटिक सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि बेटा कॉफी, जैसे कि बेटा डाईयूरेटिक सब्सटेंस जो कि होते हैं बेटा आपके क्या, कॉफी। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन आपको समझ में आ गया।
जो बेसिकली डायूरेसिस की प्रॉब्लम को बेटा कम करने में मदद कर रहा है, ठीक है। यानी ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा आपका। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, आप गलत मत ले जाना। देखो होता क्या है, जब आप ज्यादा चीजें खा लेते हो ना, सपोज करो यहाँ कोई एक अच्छा आयन है आपका बॉडी के अंदर जिसकी बॉडी को नीड है, बट आपने वो ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया, तो बॉडी बेटा, बॉडी की एक लिमिट है, बॉडी एक लिमिट तक चीजें एब्जॉर्ब करती है। बॉडी आपकी तरह लालची नहीं है। अगर आपको कोई चीज दे दी जाए, आपको दिखे सामने, तो आप पता क्या करते हो, आप कहते हो ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें ले लूं अपने पास रख लूं। बट बॉडी लालची नहीं है। बॉडी कहती है मुझे अभी इतनी ही जरूरत है, मैं अभी इतना ही लूंगी, मैं वेस्टेज नहीं करूंगी। मैंने इतना ले लिया, बाकी अगर आपने मुझे ज्यादा दिया तो मैं उसे निकाल दूंगी। बॉडी बेटा इस तरीके से एक्ट करती है। अगर आप चीजें ज्यादा कंज्यूम करोगे तो बेटा वो बॉडी को जितना अमाउंट रीअब्जॉर्ब करना था कर लिया, उसके बाद वो निकाल देगी, ठीक है। डायूरेटिक सब्सटेंस जैसे कि बेटा आपकी होगी कॉफी, TOFFE, कॉफी। आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान हो गया, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई ना। अब देखो बेटा, अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अब इसके बाद जो है, अब आपकी कहानी किस पे आ जाएगी, अब आपकी कहानी आ जाएगी बेटा कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। अब बेटा होता क्या, जिस तरीके से आपने देखा था क्या कि आपका एडीएच ने एक्ट करा था किसके ऊपर, डीसीटी के ऊपर, और आपके बेटा वहां से क्या कराया था, वाटर को एब्जॉर्ब कराया था। सेम वे में बेटा ये जो एडीएच होता है, इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा वो आपके कलेक्टिंग डक्ट पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर जरूरत होगी तो बेटा एडीएच इन कलेक्टिंग डक्ट पर जाके एक्ट करेगा, और वहां से भी बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कराएगा बेटा, रीअब्जॉर्ब कराएगा। और कैसे कराएगा बेटा, पैसिवली आपका कराएगा। इसके अलावा आपकी कलेक्टिंग डक्ट किससे मिलकर बनी हुई होती है बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से आपकी कलेक्टिंग डक्ट मिलके आपकी बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा बेटा कलेक्टिंग डक्ट एक काम और करती है, यहां से स्मॉल अमाउंट में बेटा आपके यूरिया को भी क्या कराया जाता है, एब्जॉर्ब कराया जाता है। समझ रहे हो, उसे रीएब्जॉर्ब करके कहां डाला जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। अब देखो यूरिया आपका क्या सॉल्यूट है, अगर मैं उस यूरिया को आपका डालता जाऊंगा किसके अंदर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, यानी मैं सॉल्यूट को डालता जा रहा हूं, तो क्या मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी बेटा। अब आपको समझ में आ गया, एक लाइन शुरुआत में लिखाई गई थी आपको कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया किडनीज के अंदर रिटेन करा जाता है, जिससे कि हम मेंटेन कर सकें अपनी मनचाही ऑस्मोलैरिटी को। अब बेटा हम इसको मेंटेन क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको काउंटर करंट में अच्छे से पता लगेगा। बट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है बेटा। आपको पता है यूरिन क्या है, यूरिन बोल रहा हूं बेटा, माफ करना, यूरिया आपका जो है बेटा एक सॉल्यूट है। और अगर आप उस सॉल्यूट को आप क्या कर रहे हो, स्मॉल अमाउंट में आप ले रहे हो, कहां से, कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। और उसको आप रखते हो बेटा किसके अंदर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। तो होगा क्या, वहां बेटा आपका सॉल्यूट बढ़ता जाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने में मदद करेगा। देखिए बेटा, आइए, अब आप जो है बेटा यहाँ पे क्या डालोगे, नंबर फोर्थ, आप डालोगे नंबर फोर्थ, और नंबर फोर्थ में हम क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन, आप लिखोगे बेटा रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। बेटा मैं सीडी लिख दूं, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट है, तो आई बिलीव देयर विल बी नो डाउट अबाउट इट। आपको अच्छे से पता है बेटा सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट। आइए देखिए, तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, देखिए कि ये जो आप देख रहे हो, ये कलर दूसरा लेते हैं, चलिए ऑरेंज ले लेते हैं। तो बेटा किससे मिलकर बनी हुई है, कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा ये आपकी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर आपकी क्या है, ये बनी हुई है। इसके अलावा बेटा एडीएच के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। बेटा ये जो आप हार्मोन देखते हो ना, ये पर्टिकुलरली एक्ट कैसे करता है, एक्चुअली में इनके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहां पर जाके बेटा ये जो हार्मोन होते हैं वो बाइंड करता है, और जैसे ही वो बाइंड करते हैं ना उन रिसेप्टर्स पे, उन सेल को जो है बेटा आपका सिग्नल मिल जाता है, अच्छा अब हमें ये काम करना है। इस तरीके से सेल एक दूसरे से आपका कम्युनिकेट करती है, ठीक है। देखिए, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि जो आपका एडीएच है बेटा, अभी मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगा, तो बेटा जो एडीएच है उसके रिसेप्टर्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैं सीधे लिख देता हूँ जो एडीएच है वो बेटा कहाँ पे एक्ट करता है, एक्ट ऑन सीडी आल्सो। बेटा कलेक्टिंग डक्ट पर भी वो क्या करता है, एक्ट करता है। और इसके ऊपर एक्ट करके क्या करा रहे हैं, ये आपका बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब कराते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कराता है बेटा, रीअब्सॉर्ब। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कराते हैं बेटा, H2O को
ये कराते हैं रीअब्जॉर्ब। कैसे? पैसिवली, रीअब्जॉर्ब पैसिवली, पैसिवली जो है बेटा ये रीअब्जॉर्ब आपका कराते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा यूरिया भी आपका रिटेन करा जाता है। किसके अंदर बेटा? आपके इंटरस्टिशियम में। देखिए मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आपका ले लिया जाए बेटा अदर कलर्स। एक मिनट, डार्क ब्लू ले लेता है ये बेटा। नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पे आपका डायग्राम बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मुझे आपको एक और चीज बतानी है, वो डायग्राम वहां पर भी मदद करेगा। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। तो आप देखते हो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी क्या करा जाता है बेटा? रिटेन करा जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया क्या करा जा रहा है बेटा? रिटेन करा जा रहा है। कहां पर करा जा रहा है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, रिटेन्ड इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और इससे क्या होगा बेटा? इससे जो है आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है बेटा आपका सबसे फेवरेट काम, जो कि आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों बढ़ा रहे हैं ऑस्मोलैरिटी। आपकी जो है बेटा बढ़ेगी क्या? ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी आपकी बेटा। ऑस्मोलैरिटी क्या कर जाएगी? ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज। बताओ बच्चों, आपको इतना क्लियर हुआ? तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। बेटा कलेक्टिंग डक्ट आपके कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है? सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम। इसके पास भी प्रेजेंट होते हैं एडीएच रिसेप्टर, जो कि इसके पास आके बाइंड करेंगे और इससे क्या करवाएंगे बेटा? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएंगे पैसिवली। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी बेटा यहाँ से आपका रीअब्सॉर्ब करा जाता है और उसे रीअब्सॉर्ब करके कहाँ रखा जाता है बेटा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। और बेटा इससे बढ़ती है उसकी क्या? ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। अब डायग्राम बनाएंगे हम नेक्स्ट अगले बेटे स्लाइड पे। आइए देखिए, देखिए ये अपन पिंक कलर यूज कर रहे थे ना, ठीक है। तो देखो बेटा इस तरीके से सपोज करो डीसीटी आ रही है, ये डीसीटी इस तरीके से आ रही है। अब आपको पता है बेटा कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो एक्चुअल में एक जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती। पार्ट तो है वो नेफ्रॉन का, बट कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। क्यों? क्योंकि कई सारे नेफ्रॉन की डीसीटीज आके ओपन करती हैं एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है बेटा। फिर बाद में आपको कहानी पता है, कई सारी कलेक्टिंग डक्ट बेटा कन्वर्स करके कहाँ ओपन करती हैं आपके, आपको अच्छे से पूरी की पूरी कहानी बेटा आपको पता है और आती है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से आइए, ये देखिए बेटा। तो इस तरीके से मैं और कनेक्शन दिखा दूं। देखिए इस तरीके से कोई और भी डीसीटी यहाँ पे कनेक्ट कर रही होगी, कोई और डीसीटी बेटा यहाँ से भी आपके कनेक्ट कर रही होगी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से भी कनेक्ट कर रही होगी। इतना ही काफी है बेटा, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका क्या? कलेक्टिंग डक्ट। बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये क्या है आपका? ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका? ये है बेटा आपका डीसीटी। अब बेटा होता क्या है, यहाँ जब आता है फ्लूइड वो कितना है? वो आप देख रहे हो वो है लगभग यहाँ पे बेटा उसकी 300 ऑस्मोलैरिटी। कितनी है बेटा? आपके लगभग 300 ऑस्मोलैरिटी। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे बेटा यहाँ से यहाँ तक देखो वाटर इस तरीके से क्या होगा आपका बेटा, यहाँ से क्या करेगा? रीअब्सॉर्ब उसका होता जाएगा। देखो वाटर क्या कर रहा है बेटा? वाटर यहाँ से निकलता जा रहा है। देखो इस तरीके से H2 क्या हो रहा है आपका? रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। H2 आपका क्या हो रहा है बेटा? लार्ज अमाउंट में रीअब्सॉर्ब हो रहा है। एक बात बताओ, जब H2 इतना बेटा निकलता जाएगा, इतना H2 आपका निकलता जा रहा है, क्या हो रहा है? सॉल्वेंट कम होता जा रहा है। सर ये तो वही सेम कहानी हो रही है जो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में हो रही थी। बिल्कुल बेटा। तो पता है होगा क्या, यहाँ आते आते इतना निकल जाएगा कि यहाँ जो ऑस्मोलैरिटी बच होगी वो आपकी हो जाएगी बेटा 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर आपकी क्या हो जाएगी बेटा? ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। और जब ये इतनी हो जाती है बेटा, देख बेटा इतनी ये हो गई, ठीक है। अब जो बेटा यहाँ आपका बचा है ना इतना पानी निकालने के बाद, जो फाइनली 1200 के बाद बचता है, पता है वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है बेटा एक्चुअल यूरिन। तो अब बेटा यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से बेटा तेरे क्या निकल रहा है? यहाँ अब तेरे बेटा यूरिन फॉर्म हो चुका है। इस स्टेज पे तेरे यहाँ के क्या फॉर्म हो चुका है? इस स्टेज पे तेरा फॉर्म हो चुका है बेटा यूरिन। क्योंकि जितना हमें बेटा आप कुछ निकालना था निकाल लिया। अब जो तेरा बचेगा वो फिल्ट्रेट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा तेरा बेटा यूरिन। अब बेटा मैंने एक बात और तुझसे कही थी, क्या? मैंने तुझसे कहा था कि यहाँ से तेरा यूरिया भी निकलता है। यहाँ से तेरा क्या निकलता है? तेरा यूरिया भी यहाँ से निकलता है। और यूरिया कहाँ रहता है बेटा? यहाँ इंटरस्टिशियम में रहता है। बेटा इंटरस्टिशियम के अलावा ये कुछ कुछ तो आपका इंटरस्टिशियम में रह जाता है ये यूरिया, कुछ स्मॉल अमाउंट बेटा इसका कहीं और चला जाता है, जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे आपके साथ, समय आने पे बताएंगे बेटा, काउंटर करंट में बताएंगे।
तो बेटा इसमें यहाँ स्टोर हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये है तेरा मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो इस जगह को मैं कह सकता हूँ ये है तेरी मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये है तेरी मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, अब मैं तुझसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। एक बात बता, जब तेरे पीसीटी में ये फिल्ट्रेट एंटर करा था उस समय क्या ऑस्मोलैरिटी थी? उस समय तेरी ऑस्मोलैरिटी क्या थी पीसीटी में? आप याद करके बताओगे सर मुझे उस समय याद है आपने 300 समथिंग बताई थी। ठीक है, अब जब यूरिन निकला उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है? तो 1200। बेटा देख कितना वाटर निकाल लिया मैंने, 300 से 1200 जब तेरी ऑस्मोलैरिटी जा रही है दैट मीन्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर मैंने रीअब्सॉर्ब कर लिया है। 300 से 1200 जाने पे आप कह सकते हो 4 टाइम्स, तो लगभग बेटा ऑस्मोलैरिटी कितनी बढ़ गई? 4 गुना बढ़ गई। तो जी हाँ बेटा, हम ह्यूमंस के पास जो हमारी किडनी है बेटा, ह्यूमन की किडनी, एक मिनट बेटा, जो हमारी बेटा ह्यूमन की किडनी होती है उसके पास बेटा एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है? यूरिन को बेटा लगभग 4 टाइम्स कंसंट्रेट करने की। देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, इनिशियल जो फिल्ट्रेट बना था उसकी बेटा ऑस्मोलैरिटी थी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर बेटा उसको इतनी प्रोसेसेस से नहीं गुजारा जाता, इसमें से चीजें रीएब्जॉर्ब नहीं करी जाती, तो बेटा यही आपका यूरिन बन के निकल जाता। और ये निकल जाता तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका रिलीज कर जाता, कितने सारे आपके न्यूट्रिएंट्स रिलीज आउट कर जाते। तो आपको समझ में आ गया बेटा ये इतना जो है हमने क्यों करा ये सारी कहानी, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने वापस निकाल सकें और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर सकें। इसलिए हम कहते हैं जो हमारी किडनी है वो लगभग 4 गुना ज्यादा बेटा कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करती है। 4 गुना कैसे हुआ? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जिस फिल्ट्रेट की तेरी वो थी क्या ऑस्मोलैरिटी, जब वो यूरिन में कन्वर्ट होता है तो वही वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी उसकी हो जाती है, जो कि यूरिन कहलाता है। तो देखा बेटा तूने 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट कर दिया उसको। समझ में आ गया? इस वाली बात को यहाँ पे लिख दूं? देख बेटा यहाँ पे एक नोट डालेगा तू, और ये बात बेटा तू आगे भी देखेगा। मैं एक जगह पे और काउंटर करंट में और लिखूंगा ये वाली बात कि हमारी ह्यूमन किडनी के पास एबिलिटी होती है। समझ तू यहाँ ले कैसे 4 गुना हुआ बेटा ये। मैं भी चाहता तो मैं बता सकता था, पर बच्चों को फील तो होना चाहिए 4 गुना कैसे हो रहा है। बेटा 400 से 1200 जाओगे तो आप देखोगे 400 का 1200 3 गुना होता है, सॉरी माफ करना, 300 का जो 1200 होता है बेटा वो 4 गुना होता है। ठीक है, तो आप बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे इनिशियल फिल्ट्रेट, आप यहाँ पे लिखोगे इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ आप लिखोगे बेटा यूरिन। दोनों की ऑस्मोलैरिटी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कितनी थी बेटा इनिशियल फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी थी? सर वो थी 300। और बेटा 3000 लिख दिया, देख भयंकर पाप कर रहे हैं तेरे सर आज। मिली ऑस्मोल पर लीटर लिख दूं बेटा? अब तो यूनिट लिख सकते हैं, हमारे पास जगह है बेटा। वो कितनी हो गई बेटा यूरिन बनते बनते? 1200 बेटा मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये बेटा कितना है? 300 का 1200 कितना है? 4 टाइम्स है बेटा। कितना है बेटा? ये है बेटा इसका 4 टाइम्स। इसलिए बेटा हम एक बात कहते हैं कि हमारी ह्यूमन किडनीज के पास एबिलिटी है कि वो 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म कर सकें। तो बेटा मैं यहाँ पे एक बात लिखूंगा आपकी, और वो बात क्या होगी? वो बात ये होगी, सो ह्यूमन किडनीज, तो ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस, तो ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस, बेटा ये एबिलिटी है हमारी प्रोड्यूस करने की। कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड, नियरली 4 times concentrated than the initial filtrate, produce urine nearly 4 times concentrated, 4 times concentrated than the initial filtrate formed, then the initial filtrate form। बेटा किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं हम? ये इनिशियल फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में कह रहे हैं, जो फॉर्म आपका हुआ था इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। ठीक बेटा, आपको समझ में आ गई चीजें? एक बार मैं हटूं, जिससे कोई बच्चा अगर नोट करना चाहता है तो वो यहीं से आपका क्या कर लेगा बेटा, नोट कर लेगा। बताओ बेटा इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर बेटा आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब जरा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। बेटा आपने एक, अगर आपने तो ये टर्म नहीं सुनी होगी, बेटा आपको एक बात पता होगी, जो जिनको डायबिटीज होती है वो टॉयलेट काफी बार, मतलब उनका जो यूरिन होता है ना वो काफी फ्रीक्वेंटली वो जो है
बेटा यूरिनेशन के लिए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका टॉयलेट फॉर्म होता है, ठीक है। और फॉर्म हो रहा तो बेटा निकालना पड़ेगा, बट ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है बेटा। होता क्या है, कभी जब भी बेटा सपोज करो आपके साथ का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आपका साथी, वो बार बार टॉयलेट जा रहा है, काफी बार टॉयलेट जा रहा है, नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, तो होगा क्या, आपको ऐसा लग सकता है सर कैसे डायबिटीज हो गई है, क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं पर कि डायबिटीज वाला जो है एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा बार टॉयलेट करने जाता है, ठीक है। क्या सर इसको डायबिटीज हो गई है, आप उसे ले गए चेकअप के लिए, जब आपने उसका चेकअप कराया डायबिटीज, तो आपने देखा डायबिटीज उसमें फॉल्स आई, यानी कि जो शुगर लेवल था वो मेंटेन आया, जितना होना चाहिए उतना ही आया, दैट मीन्स उसे डायबिटीज नहीं है, ठीक है बेटा। पर वो टॉयलेट तो सर ज्यादा जा रहा है, सर ये कैसे हो रहा है बेटा, ये ऐसे भी तो हो सकता है कि वाटर जो है आपका बॉडी जो है बेटा उस वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हो, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर ज्यादा फॉर्म, वाटर का लॉस ज्यादा होगा, तो बेसिकली बेटा जो यूरिन है उसके अंदर वाटर का भी तो रोल है, जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ही ज्यादा तो बेटा यूरिन आएगा, क्योंकि यूरिन आपका कैसा होता है, फ्लूइड होता है बेटा, वाटर ही होता है, ठीक है। तो अब वाटर कैसे रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, सपोज करो बेटा आपका एडीएच जो है लेस प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आपका जो एडीएच है वो किसी तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, एडीएच का काम था ना वाटर रीअब्जॉर्ब कराना, वो आपका एडीएच लेस फॉर्म हो रहा है, लेस फॉर्म होगा तो बेटा ऑलमोस्ट आपका जो है क्या होगा, नो वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां से, डीसीटी और सीडी से, दैट मीन्स आपका यूरिन ज्यादा फॉर्म होगा, यानी कि आपका वाटर का लॉस ज्यादा होगा, तो आपने देखा इसलिए वो टॉयलेट ज्यादा आ रहा था, तो क्या हम इसे डायबिटीज कहेंगे, नहीं बेटा, बट हम इसे पता क्या नाम देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, जो आप एक्चुअल डायबिटीज की बात करते हो बेटा वो डायबिटीज मेलाइटस होती है, समझ रहे हो, उसके बारे में भी इस चैप्टर में बात करेंगे थोड़ा आगे समय आने पे। तो बेटा डायबिटीज इंसिपिडस आपको समझ में आ गई, यानी कि एक ऐसी डायबिटीज जिसमें बंदे को डायबिटीज नहीं हुई है मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसकी बॉडी जो है वाटर को आपका कंजर्व नहीं कर पा रही है, वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, कहां से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से, क्यों, क्योंकि आपका एडीएच लेस प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को कहते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस। तो बेटा लिख दूं यहाँ पे नोट डाल के एक बात और, तो चल तू यहाँ पे डालेगा बेटा एक नोट, और नोट में तू क्या लिखेगा, नोट में तू लिखेगा, देख जरा ध्यान से, नोट में तू लिखेगा डायबिटीज इंसिपिडस, तू लिखेगा क्या बेटा यहाँ पे, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होती है डायबिटीज इंसिपिडस, अगर तुझसे कोई पूछता है तो बेटा डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है, कुछ नहीं होती, ये आपकी ये जो प्रॉब्लम होती है ये एक ही वजह से आपकी जो ये प्रॉब्लम का फॉर्मेशन होता है वो होता है लेस एडीएच प्रोडक्शन, लेस एडीएच प्रोड्यूस, और जब लेस एडीएस आपका बेटा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, तो बेटा आपका ऑलमोस्ट क्या होगा, नो वाटर रीअब्जॉर्ब, आप लिखोगे नो H2O reabsorption from collecting duct and distal convoluted tubule, no water reabsorption from distal convoluted tubule and collecting duct, यानी डीसीटी एंड सीडी से जो है बेटा आपका वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो आपका ना के बराबर हो रहा है, ठीक है बेटा। तो हुआ क्या बेटा, मोर यूरिन फॉर्म, यानी कि मोर लॉस ऑफ वाटर, तो होगा क्या बेटा, मोर यूरिन फॉर्म, मोर यूरिन फॉर्म, यानी कि बेटा आपका क्या होगा, मोर वाटर इज लॉस, मोर लॉस ऑफ वाटर, मोर लॉस ऑफ वाटर, और बेटा इसी को कहते हैं, इसी कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस क्यों हुई, क्योंकि आपका एडीएच प्रोडक्शन काफी कम हो गया या फिर बिल्कुल ही रुक गया, ठीक है बेटा। आपको चीजें समझ में आ गई, अगर आपको बेटा आप चीजें समझ में आ गई हैं तो बेटा मेरा रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट पूरा का पूरा हो चुका है। अब जो मुझे तेरे से बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ बात करनी है बेटा ट्यूबुलर सीक्रेशन के ऊपर, फिर मैं तेरे को एक फाइनल डायग्राम बनवाऊंगा, देख फिर मैं तेरे को बनवाऊंगा एक बेटा फाइनल डायग्राम जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने किस पार्ट से कौन सी चीज निकाली और किस पार्ट को कौन सी चीज दी, ठीक है बेटा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो आपने वहां पढ़ ही लिया था, ठीक है, वो फाइनल डायग्राम होगा। अब हम आते हैं बेटा ट्यूबुलर सीक्रेशन पे। अब जो है बेटा हम ट्यूबुलर सीक्रेशन यानी कि हम जब रीअब्जॉर्प्शन करते हैं तो हम सिर्फ निकालते ही नहीं है चीजें, कुछ देते भी हैं, क्यों, क्योंकि बेटा जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को निकाल रहे हो ना, समझना उससे क्या हो रहा है, आयोनिक और पीएच का जो बैलेंस है ना वो आपका बेटा बॉडी का हिल जाएगा। आप जब कुछ निकालते हो तो कुछ बदले में डालते हो, जैसा कि आपको याद होगा एक क्लोराइड शिफ्ट करके मैंने आपको चीज बताई थी, किसके अंदर, आपके आपको याद होगी बेटा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने बेटा आपको कराया था, यानी गैसेस का हमने जो एक्सचेंज आपको कराया था, तब वहां आपको एक क्लोराइड शिफ्ट देखने को मिली थी। इसके केस में देखने को मिली थी बेटा आपको कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। तो आपको याद है क्लोराइड शिफ्ट क्यों कर रहे थे, जिससे कि जो बेटा
आपकी जो न्यूट्रलिटी है वो आपकी मेंटेन रहे। तो सेम वे में यहाँ पर भी जो आयनिक और पीएच बैलेंस है वो बेटा मेंटेन रहना चाहिए। तो आप कुछ निकाल रहे हो तो आपको बदले में कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा इस जगह पर हम कौन कौन सी चीज डालते हैं वो हम यहाँ पर सीधे एक ही टेबल बना देंगे, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, तो आप बेटा यहाँ पे डालोगे थर्ड नंबर, यहाँ पे डालोगे आप बेटा थर्ड नंबर। पहली प्रोसेस थी यूरिन फॉर्मेशन, सेकंड थी बेटा रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है बेटा आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे ट्यूबुलर सीक्रेशन, यानी कि अब ट्यूब्यूल्स के अंदर हम कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। पहले रीअब्जॉर्ब करा, आप सीक्रेट कर रहे हैं। वैसे तो बेटा ये चीजें साथ साथ ही चलती हैं, ठीक है। देखो बेटा अब जितना भी आप बेटा क्या देखोगे ट्यूबुलर सीक्रेशन, मैं आपको बता देता हूँ वो बेटा एक्टिव प्रोसेस है। जब आप कुछ निकाल रहे थे तब कुछ चीजें अपने आप पैसिवली निकल जा रही थी बिना एनर्जी खर्च करे, कुछ बेटा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी। होगा क्या, अब जो आप ट्यूबुलर सीक्रेशन देखते हो बेटा डालने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। तो कोई अब मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर कौन सी प्रोसेस एक्टिव है कौन सी पैसिव है। बेटा यहाँ पैसिव चीज है ही नहीं, यहाँ पे सारी ही चीज तेरी क्या है, एक्टिव है। तो जो तेरी ट्यूबुलर सीक्रेशन प्रोसेस है ना, पूरी की पूरी प्रोसेस तेरी एक्टिव है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिव प्रोसेस। ये तेरी कैसी है, ये है तेरी एक एक्टिव प्रोसेस। ये है तेरी बेटा एक्टिव प्रोसेस। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बेटा ये प्रोसेस, ट्यूबुलर सीक्रेशन क्यों करा जा रहा है। तो बेटा मैंने आपको इसका रीजन बताया था, क्या, टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना चाहते हैं हम, टू मेंटेन द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस, टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस, टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि जो बॉडी फ्लूइड है बेटा आपका उसका पीएच और आयनिक बैलेंस आपका मेंटेन रहना चाहिए, वो बेटा कहीं हिल ना जाए। इसलिए बेटा अगर आप कुछ निकाल रहे हो, सपोज करो तुमने बेटा सोडियम पॉजिटिव आयन निकाला, तो बेटा आपने बेटा एक आयन निकाल लिया, इसके अलावा आपने पॉजिटिव चार्ज बेटा वहां से कम कर दिया, समझ रहे हो। तो इससे चीजें हिल जाएंगी बेटा, आयन का बैलेंस हिल जाएगा, समझ रहे हो। ये जो चीजें बेटा आपकी कम हो रही है इनको मेंटेन करना पड़ेगा ना, कुछ निकाल रहे हो तो कुछ डालोगे। तो देखो बेटा आप धीरे धीरे लिखना शुरू करें। तो नंबर 1 पे आपकी कौन आ जाएगी, पहले आ जाएगी बेटा आपकी पीसीटी। देखो बेटा पीसीटी में अब हम क्या डालेंगे, तो पीसीटी में आपका डाला जाता है बेटा अमोनिया, आपका डाला जाता है अमोनिया एंड H+। अब बेटा आपको मैं चाहूं तो ये भी बता सकता हूं कि किसका काम आपका पीएच बैलेंस करना है, किसका आयनिक बैलेंस करना है। इतना डिटेल कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगा, पहले पढ़ाते थे एक समय पर, ठीक है। तो बेटा सोडियम और आपके H+ का जो है यहाँ पे क्या करा जाएगा, आपका सीक्रेशन करा जाएगा एक्टिवली। सेकंड आपको देखने को मिलेगी कौन सी जगह बेटा, आपका लूप ऑफ हेनले, आपका बेटा लूप ऑफ हेनले। वैसे तो एनसीईआरटी लूप ऑफ हेनले के बारे में बेटा बताती नहीं है। एक मिनट, बॉडी, ठीक है बेटा, चलो इस वाली बात को हम बेटा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लूप ऑफ हेनले वाली बात को हटाओ इसे यहाँ से, इसको हम वहीं पर समझाएंगे अलग तरीके से, ठीक है। देखो तो देखो बेटा लूप ऑफ हेनले में कुछ नहीं डाला जा रहा। देखो इसके बाद आती है बेटा आपकी डीसीटी, जरा देखो अब डीसीटी में क्या हो रहा है। डीसीटी में जो बेटा डाला जाता है वो आपके क्या डाला जाता है, एक तो बेटा डाला जाता है आपका अमोनिया, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपका डाला जाता है क्या, देखो आपका डाला जाता है बेटा फिर से वही हाइड्रोजन आयन, और इसके अलावा बेटा आपका डाला जाता है पोटेशियम। आपका क्या डाला जा रहा है, आपका डाला जा रहा है बेटा पोटेशियम आयन। तो आपको पता लग गया डीसीटी में आपने क्या डाला, अमोनिया, हाइड्रोजन आयन और बेटा पोटेशियम आयन, ठीक है। जबकि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना बेटा, जबकि जो आपकी बेटा क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, देखो जो आपकी बेटा क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसके अंदर आपके डाले जाते हैं क्या, देखो उसके अंदर डाला जाएगा आपका बेटा, एक मिनट, कलर जो है हम उसी को लेते हैं, आपका डाला जाएगा बेटा यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन एंड आपका डाला जाता है बेटा पोटेशियम, ठीक है। आपके लिए देखो याद करना ही बहुत आसान है, शुरुआत करो अमोनिया और हाइड्रोजन से। जब आप अगला आओगे बेटा पीसीटी के बाद सीधे डीसीटी पे आओ, तो आप अमोनिया और हाइड्रोजन को तो रखोगे रखोगे, प्लस आप पोटेशियम यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर आप जैसे सीडी पे आओगे तो आप अमोनिया को भूल जाओ, सिर्फ आप रखो बेटा हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, ठीक है। बहुत ईजी है बेटा याद करना भी, आपको याद हो गया। अब मैं आपको एक नोट डाल के बताता हूँ, जो बेटा आपकी लूप ऑफ हेनले होती है ना, उसके डिसेंडिंग पार्ट में तो कुछ नहीं डाला जाता, बट असेंडिंग पार्ट में, जो उसका असेंडिंग में बेटा थिन वाली जो लिम्ब होती है, थिन लूप, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले,
उसके अंदर बेटा यूरिया डाला जाता है, समझ रहे हो? ये जो होता है बेटा यूरिया डाला जाता है, बट मैं इसको आपको काउंटर करंट में ही बताऊंगा, यहाँ पर ये वाली बात नहीं बताऊंगा। तो आपको समझ में आ गया। अब बेटा एक कंबाइंड एक अच्छा सा डायग्राम बनाए जिसके अंदर मैं आपको समझाऊं सारी की सारी चीजें, कौन सी चीज डाली गई, कौन सी चीज जो है बेटा निकाली गई। ठीक है, या फिर मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं है बेटा, ये सेम एज इट इज डायग्राम आपकी बुक के अंदर दे रखा है। देखो आपकी एनसीईआरटी ने बेटा ये बेहतरीन डायग्राम आपके यहाँ पे दे रखा है। क्या बेटा आपको यहाँ पर चीजें दिख रही हैं क्लियरली? अब देखो जरा ध्यान से, जब आप बेटा पीसीटी को देखते हो तो आपको दिख रहा है कि हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं। क्या बेटा इसके अंदर अमोनिया, देखो बेटा डाला क्या क्या जा रहा है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिख रहा है बेटा, ये देखो हाइड्रोजन आयन, ये देखो बेटा ये डाला जा रहा है अमोनिया। निकाल क्या रहे हैं बेटा बदले में? देखो आपका बेटा क्या निकाला जा रहा है, आपका निकाला जा रहा है बेटा देखो पोटेशियम, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके बेटा वाटर, आपके बेटा सोडियम क्लोराइड, आपका बेटा देखो बाइकार्बोनेट। इन सबको हम क्या कर रहे हैं, इन सबका रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, और बदले में क्या डाल रहे हैं बेटा? देखो एरो जो अंदर की तरफ जा रहा है वो दैट मीन्स वो क्या है, सीक्रीशन, और जो ऊपर की तरफ इससे निकाला जा रहा है वो क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो बेटा जो आप इस डायग्राम को देखो तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप देख रहे हो कुछ भी डाला नहीं जा रहा, बट निकाला क्या जा रहा है, आपका वाटर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप देख रहे हो बेटा NaCl को निकाला जा रहा है, थिन और थिक दोनों पार्ट से। बट आप यहाँ पर देखो बेटा हो क्या रहा है, आपने देखा ये जो यूरिया था जो कि आपका कहां से निकला था, कलेक्टिंग डक्ट से, ये वापस आपको एक एरो यहाँ पे शो कर रहा है जो कि आपको थिन लूप ऑफ हेनले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही वो वाली बात थी जो मैं आपको बता रहा था। काउंटर करंट में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं बेटा नोट डाल के। देखो आप यहाँ पे डालोगे बेटा एक नोट, यहाँ पे डालोगे बेटा आप एक नोट, और नोट में क्या लिखोगे, नोट में लिखोगे जो आपका बेटा क्या है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, उसके अंदर आप क्या डालते हो, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या डाला जाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बेटा क्या डाला जाएगा, इसके अंदर बेटा आपका सीक्रेट करा जाएगा। ये सीक्रेट नहीं करती बेटा, इसमें सीक्रेट करा जाता है। मैं लिख दूं बेटा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका यूरिया। तो हम यूरिया को क्या करते हैं, ये जो आपको यूरिया दिख रहा है इसको मैं सीक्रेट करूंगा। देखो ये जो यूरिया है बेटा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और वो भी किस वाले पार्ट में, आपके थिन वाले पार्ट में। थिन वाले पार्ट में बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सीक्रेट कर रहा हूँ। किसको सीक्रेट कर रहा हूँ बेटा, यूरिया को। आपको समझ में आ गया, यूरिया को मैं कहाँ डाल रहा हूँ, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो भी बेटा थिन वाले पार्ट में। आपको समझ में आ गया, डायग्राम भी बेटा आपको यही शो कर रहा है। ठीक है, क्यों करा जाता है, क्या होता है, ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास में आपसे बात कर लेंगे। बेटा आपको समझ में आ गई चीजें। देखो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा आपके डीसीटी के ऊपर। तो देखो बेटा क्या डीसीटी में देख रहे हो जरा ध्यान से, डीसीटी में देखो बेटा पोटेशियम दिख रहा है आपको, H+ दिख रहा है। इसके अलावा बेटा आपका अमोनिया भी यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाया नहीं है। ठीक है, बट एनसीईआरटी ने बेटा अपनी थ्योरी में ये वाली बात लिखी है। देखो इसके अलावा निकाल क्या रहे हैं, देखो बेटा सोडियम क्लोराइड, आपका वाटर, आपका बाइकार्बोनेट, यही सब निकाला। और कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकल रहा है बेटा, आपका H2O एंड यूरिया। क्या बेटा एक कंबाइंडली जो आपको पूरा डायग्राम है ये बेटा समझ में ही उसको आएगा जिसने पूरी प्रोसेस को बारीकी से पढ़ा है, इतना बेहतरीन तरीके से जाना है, समझ रहे हो। और जिसने बेटा एक बार प्रोसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से जान लिया उसके लिए तो बेटा इसको करना कोई बड़ी तोप कहानी है नहीं। आपको समझ में आ गया बेटा चीजें, एक एक चीज कौन सी चीज निकल रही है, कौन सी चीज कहाँ डाली जा रही है। बाकी अब हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे काउंटर करंट। ठीक है, उससे पहले बेटा हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा गोल था बेटा वो हमने अचीव कर लिया है आपको। ठीक है, मैं चाहूँ तो बेटा काउंटर करंट आज ही शुरू कर सकता हूँ, बट नहीं बेटा, आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम चिल और रिलैक्स वे में आपको चीजें पढ़नी है, समझ में आनी चाहिए बेटा चीजें। देखो देखो बेटा अब आ जाते हैं बेटा यूरिन फॉर्मेशन, ये आपकी एनसीईआरटी आ जाती है। देखो हाइलाइटर यूज करते हैं, चलो आओ देखो आज, तो जरा देखना बेटा। ओके, हम हाइलाइटर की थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ग्रेट, देखिए आइए बेटा, देखिए बेटा यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली बेटा जो आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 3 मेन प्रोसेसेस को आप क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। कौन कौन सी है जरा देखो। पहली कहलाती है बेटा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्या है बेटा, आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरी है बेटा आपका रीएब्जॉर्प्शन, और जो थर्ड प्रोसेस होती है बेटा वो होती है आपका क्या, सीक्रीशन। ठीक है, और जो कि आपका कहाँ देखो देखने को मिलती है, जरा देखो एक मिनट, ये कलर बेटा ज्यादा जो है आपका क्या हो रहा है, हम लाइट कलर ले लेते हैं। देखो
दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि बेटा आपको देखने को मिलती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। यानी कि जो 3 प्रोसेसेस आपकी हो रही हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, ये आपको नेफ्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होती हुई दिखती है। जैसे कि बेटा ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है वो सिर्फ मेल्किगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल तक ही सीमित रह जाता है। जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी, इन सब के अंदर देखने को मिलता है। ट्यूबुलर सीक्रीशन में आपने क्या देखा, वो आपको पीसीटी में देखने को मिला, डीसीटी में देखने को मिला, सीडी में देखने को मिला। समझ रहे हो बेटा चीजें? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां पर डाली जा रही है, कौन सी चीज को कहां पर रीएब्जॉर्ब करा जा रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो बेटा पहली प्रोसेस क्या होती है यूरिन फॉर्मेशन में? बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि बेटा आपका करा जाता है किसके द्वारा? ग्लोमेरुलस के द्वारा। और इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 1100 से लेके बेटा आपका 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। तो बेटा आप क्या देखते हो, जो ऑन एन एवरेज आपका ब्लड जो बेटा किडनीज फिल्टर कर रही है पर मिनट, यानी बेसिकली जो ब्लड बेटा आपका एंटर कर रहा है, देखो जो ब्लड एंटर कर रहा है वही तो फिल्टर होगा, और फिल्टर होके जो बनता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, बाकी जो है आपका इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू वापस चला जाएगा। तो बेटा लगभग 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड जो है आपकी किडनी पर मिनट फिल्टर करती है। जब हम देखते हैं बेटा आपका जो हार्ट पर मिनट जो ईच वेंट्रिकल होता है वो लगभग आपका बेटा 6 आपका जो है बेटा 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है बेटा क्या करता है आपका जो है पर मिनट निकालता है। ठीक है, जिसी को कार्डियक आउटपुट कहते हो। तो वो लगभग इसका बेटा रफली यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1/5 बनता है। यानी कि आपकी किडनीज जो है 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज। एनसीईआरटी ये वाली बात आपसे कहना चाहती है। ठीक है, जरा देखो, अब देखिए, आइए आपका कलर और कौन सा कलर, चलिए ये लेते आइए। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो बेटा ये जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी है बेटा वहां एक ब्लड प्रेशर इकट्ठा, जो ग्लोमेरुलर से बेटा वो क्या है वहां पर ब्लड आ गया है, तो वो ब्लड जैसे जैसे इकट्ठा होता जा रहा है वो बेटा एक प्रेशर बनाता जा रहा है, और यही वो प्रेशर है जो कारण है किसका बेटा आपका फिल्ट्रेशन का। ठीक है, थ्रू 3 लेयर्स, और 3 लेयर के थ्रू बेटा फिल्ट्रेशन हो रहा है। कौन कौन सी लेयर है? दैट इज द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। एक तो बेटा एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल हो गई, दूसरी क्या आती है बेटा द एपिथीलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। तो बेटा 3 लेयर्स कौन कौन सी हो गई? एक हो गई बेटा एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दूसरी हो गई बेटा आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एट लास्ट आपकी आ जाती है बेटा एपिथीलियम वुमेन कैप्सूल, यानी कि विसरल लेयर की यहाँ पर ये बात कर रहा है। पोडोसाइट्स, याद आ रही है चीजें? देखो बेटा द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। बेटा जो एपिथेलियल सेल्स होती है बोमेन्स कैप्सूल की, इनको क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स। तो बेटा ये जो आपको देखने को मिलती है क्या, ये जो पोडोसाइट्स होती हैं इनको इस तरीके से अरेंज करा जाता है कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाए, जिसमें से वो ब्लड जो है बेटा फिल्टर होके पहुंचे। तो ये जो गैप्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, इनको कहा जाता है बेटा फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स। ठीक है, blood is filtered so finely through these membrane that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule। तो बेटा ये क्या कहना चाहती है, ये लाइन ये कहना चाहती है ब्लड इतना फाइनली जो है बेटा आपका फिल्टर होता है, और ब्लड का बेटा कौन सा पार्ट एक्चुअली फिल्टर हो रहा है? प्लाज्मा वाला। इस तरीके से वो फाइनली फिल्टर होता है कि जो फिल्ट्रेट आपका बनता है बेटा वो पूरा प्लाज्मा होता है, बस उसके अंदर एक चीज नहीं होती, उसके प्रोटीन्स, यानी कि प्लाज्मा लेस प्रोटीन ही आपका फिल्ट्रेट कहलाता है। अगर मैं प्लाज्मा में से उसके सारे प्रोटीन्स निकाल दूं, जो मेरे पास बचेगा वही कहलाएगा आपका क्या बेटा? फिल्ट्रेट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट बेटा? क्लियर हो गया? तो जरा देखो, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और बेटा इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है आपका?
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से फिल्ट्रेशन करा गया है बेटा, समझ रहे हो, इतना फाइनली। देखो बेटा आगे, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तो बेटा आप क्या देखते हो, ये जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म करती है बेटा किडनीज पर मिनट, कितना कर रही थी, 125 मिलीलीटर पर मिनट। ये जो रेट होती है बेटा, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ये जो फिल्ट्रेट बनता है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आपको बेटा एक एक चीज हमने अपने नोट्स में बेहतरीन तरीके से कराई है। देखो, GFR इन हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 मिलीलीटर, दैट इज 180 लीटर पर डे। तो बेटा जो आपका किडनी फिल्ट्रेट फॉर्म कर रही है ना, वो पर मिनट तो 125 मिलीलीटर है, बट अगर आप दिन में देखोगे ना तो 180 लीटर्स बेटा, 180 लीटर्स जो है बेटा आपका क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट ही फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है। तो सोचो बेटा आपका कितना जो है बेटा ब्लड जो है आपके किडनीज में एंटर करा था। आप इंटू करो, आपको पता लगेगा कि कितने चक्कर आपके लग रहे हैं किडनी के अंदर ब्लड के। ठीक है, देखो, द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखो ये चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, ठीक है, ये चीज आगे रेगुलेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट आप देखते हो कि इस GFR को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। उनमें से एक मैकेनिज्म का नाम है JGA। याद आ रहा है बेटा JGA? वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जिसको आप कहते हो JGA। तो बेटा ऐसा ही एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हो JGA, जिसका भी काम होता है रेगुलेट करना, किसको बेटा, आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। तो देखो जरा ध्यान से, JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशंस इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द इफरेंट आर्टीरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। तो बेटा आपको जो JGA होता है, JGA कुछ नहीं है, JGA एक सेंसिटिव रीजन है। किसके लिए सेंसिटिव है बेटा? GFR के लिए। अगर GFR कम या कम दिखता हुआ दिखेगा तो बेटा कुछ एक्शन लेगा, क्या लेगा पता लगेगा आपको आगे। JGA एक सेंसिटिव रीजन होता है। कैसे फॉर्म होता है बेटा? ये एक्चुअली में एक सेलुलर मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है, और वो सेलुलर मॉडिफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? DCT में और एफरेंट आर्टीरियल में। और कहाँ पर देखने को मिलेंगी? जहां बेटा ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा पास हैं, ठीक है, क्लोज कॉन्टेक्ट है। देखो आ जाइए, एक और कलर ले लेते हैं आपका आज। अ फॉल इन द GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स टू रिलीज रेनिन। तो बेटा क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था JG सेल्स रिलीज करती है रेनिन को। तो बेटा जैसे ही आपका GFR लो होता है, आपकी JG सेल्स रिलीज करती है रेनिन। देखो ये वाली बात मैंने अभी यहाँ नहीं लिखाई, इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा सही समय पर, ठीक है। विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल। तो बेसिकली आप यहाँ से इतनी बात ले सकते हो कि जेजी सेल्स रिलीज करती है रेनिन, और ये रेनिन आपका GFR बढ़ाने में मदद करता है। किस तरीके से करता है, क्या करता है, वो आपको पता लग जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे आप देखिए, चलिए, अ कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे कितना होता है बेटा? 180 लीटर पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज 1.5 लीटर, दैट सजेस्ट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो बेटा आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि 180 लीटर्स जो है बेटा फिल्ट्रेट आपका फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसमें से जबकि आपका सिर्फ 1.5 लीटर ही जो है बेटा आपका क्या होगा, यूरिन बनेगा। तो लगभग 99% फिल्ट्रेट को बेटा रीअब्सॉर्ब करा जाएगा रीनल ट्यूब्यूल से। अब आपको समझ में आ गया रीअब्सॉर्प्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ये कलर बेटा जस्टिस नहीं कर रहा है, इसको हटाओ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा आपका रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। तो आप देखते हो बेटा ये जो आपके नेफ्रॉन में डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्यूल्स होती है, इनके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलती है। बेसिकली टिश्यूज देखा ना आपने, कहीं पे ब्रश बॉर्डर देखने को मिली, कहीं पे सिंपल स्क्वेमस, कहीं पे सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है बेटा, उन्हीं की ये बात कर रहा है। और ये जो रीअब्सॉर्प्शन परफॉर्म करती है या तो एक्टिवली करती है या पैसिवली करती है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी क्या कहती है? फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब बाय एक्टिवली, whereas the nitrogenous waste are reabsorbed by passive transport। जबकि बेटा आप क्या देखते हो, जो आपके ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, आपका सोडियम होता है, इनका जो रीअब्सॉर्प्शन करा जा रहा है फिल्ट्रेट से बेटा, वो आपका कैसा हो रहा है बेटा? वो आपका
आपका एक्टिवली हो रहा है, याद है पीसीटी में हो रहा था बिल्कुल। जबकि जो नाइट्रोजनस बेस्ड जैसे कि बेटा यूरिया, याद करो पीसीटी में स्मॉल अमाउंट में ले रहे थे वापस, तो बेटा वो पैसिवली हो रहा था। तो आपको समझ आ गया जो नाइट्रोजनस बेस्ड का रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा वो पैसिव होता है। ये वाली बात आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे कि नाइट्रोजनस बेस्ड का जो बेटा आपका क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेस्ड का बेटा आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो एब्जॉर्प्शन बेटा री नहीं एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन होता है, वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है, क्योंकि ये तो पहली बार आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना बॉडी में, इसलिए एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखोगे। वैसे तो हमने लिखा दी है, बट कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो देखते हैं यूरिया बोला था सबने नाइट्रोजन बेस्ड, बेटा नहीं कर पाते कनेक्ट। कभी अभी खुद की बेटा दिमाग दौड़ाना होता है। आ जाओ देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। तो बेटा इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन में आप देखते हो जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है। पीसीटी की बात कर रहा है बेटा ये। ठीक है, देखो आगे, ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। तो बेटा जब आपका ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है इस समय ट्यूब्यूल्स आपका क्या सीक्रेशन भी करती है, जिसको आप ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं, जिसके अंदर क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, किसके अंदर, फिल्ट्रेट में। किस चीज के लिए, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और पीएच को भी। ट्यूबुलर सीक्रेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। और ये जो एसिड बेस बैलेंस की यहाँ पे बात चल रही है ना बेटा, ये एक्चुअली में पीएच की बात कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया ये सब क्यों हो रहा है, जिससे कि बेटा पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करा जा सके। आपको क्लियर हो गई चीजें। अब देखो फंक्शंस आ जाते हैं। अब एनसीईआरटी यही काम करती है। देखो यूरिन फॉर्मेशन में इतनी सी बात करी, फंक्शंस में आधी बात यहाँ कर दी, इसलिए बेटा मैं इसको अलग अलग नहीं पढ़ा सकता था, एक साथ ही वो पढ़ाया मैंने वहां पे, एक साथ ही एनसीईआरटी, इसलिए इसकी साथ ही एनसीईआरटी बेटा रीड आउट कराई जाएगी आपको। देखो अब बेटा एक कलर दूसरा लेते हैं, ज्यादा ही डार्क हो रहा है ये, तो आपका एक और लाइट कलर ले लिया जाए। देखो बेटा फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपसे, एक मिनट ये क्या हो रहा है। देखो बेटा फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स की हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, तो देखिए जरा, सबसे पहले आता है बेटा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। आप जानते हो बेटा यहाँ पे क्या होता है, आपको सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम देखने को मिलती है, जहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्लाइस, जो कि आपका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुई है। ठीक है, देखो नियरली all of the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment। तो आपको क्या देखने को मिलता है, लगभग सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर भी बेटा रीअब्सॉर्ब कर लेता है ये सेगमेंट। बेसिकली मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स by the selective secretion of hydrogen ion and ammonia into the filtrate and by absorption of bicarbonate from it। बेटा आपको पता है पीसीटी जो है आपका क्या करती है, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करती है। क्या आपके जो है बेटा सीक्रेट करती है हाइड्रोजन आयन और अमोनिया, बदले में क्या एब्जॉर्ब कर रही है बेटा, बाइकार्बोनेट। कैसे करती है बाइकार्बोनेट, सर आपने बताया था पैसिवली रीअब्जॉर्ब करती है। समझ में आ गया बेटा, देखो एनसीईआरटी इस तरीके से लिखती है चीजें, हमें तो बेटा एक एक चीज क्लियर करके पढ़ानी होगी ना, नहीं तो बेटा खेला हो जाएगा। देखो आ जाओ, आपका हेनलेज लूप के ऊपर बात करते हैं। आइए देखिए, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिंब। तो बेटा असेंडिंग लिंब में जो है बेटा आपको यहाँ रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली बेटा यहाँ रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम ही होता है आपका लूप ऑफ हेनले में। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बेटा आपको याद आ रहा है इस ये जो लूप ऑफ हेनले है इसने बेटा एक कमाल का काम करा था। इसने क्या करा था बेटा, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में काफी मदद करी थी। याद आ रहा है बेटा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपने क्या देखा था, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो 300 से चालू हुआ था वो 1200 तक पहुंच गया था। तो बेटा इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो मेडुलरी और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है बेटा उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में। ठीक है, देखो द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है बेटा आपका, वो परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए, बट इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो कौन निकलेगा, वाटर निकलेगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी बेटा ऊपर से नीचे जाने पर।
दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट्स मूव डाउन। ये बेटा जो फिल्ट्रेट होता है उसको कंसंट्रेट करता है जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। देखो एनसीईआरटी ने बता दिया यहाँ पर, ये नहीं बताया कहाँ से एक्टिवली कहाँ से पैसिवली। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बेटा इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए बट अलाउ करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। बट किस तरीके से करता है बेटा, एक्टिवली और पैसिवली। रीअब्जॉर्प्शन अलाउ करता है बट बेटा पैसिवली होता है थिन वाले पार्ट से, थिक वाले पार्ट से होता है एक्टिवली। देखो देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास as the concentrated filtrate part upwards it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid। तो बेटा आप क्या देखते हो, जैसे जैसे कंसंट्रेट बेटा आपका ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो बेटा वो डाइल्यूट होता जा रहा है। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए ऑस्मोलैरिटी फिर 1200 से 300 की तरफ आपके जा रही है। क्या बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आपके होगा। अब आगे की तरफ आए बेटा, देखो आगे की तरफ आते हैं। देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। तो बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम और वाटर का। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बेटा डीसीटी आपका बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, आपका सेलेक्टिव सीक्रेशन कराया जाता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का, इसको बैलेंस करने के लिए, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा कलेक्टिंग डक्ट पर हम आ जाते हैं। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। बेटा ये आपसे कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, कॉर्टेक्स से लेके बेटा किडनी के जो आपका इनर पार्ट होता है मेडुला, वहां तक ये जाती है। ये वाली बात बेटा हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रखी है, ठीक है। देखो large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine। तो बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से रीअब्सॉर्ब करा जा सकता है। कैसे करा जा सकता है, क्योंकि एडीएच के रिसेप्टर्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया जा सके। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। तो बेटा ये सेगमेंट आपका जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये अलाउ करता है कि थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिया आपके मेडुलरी स्टिशियम में रीअब्सॉर्ब हो जाए, जिससे कि आपकी वहां की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड द आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। तो बेटा ये आपका पीएच और आयनिक बैलेंस में भी मदद करता है। किस तरीके से, बाय द सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयंस। क्या बेटा ये सारी बातें हमने आपसे करी है? बिल्कुल बेटा बेहतरीन तरीके से ये वाली बात हमने आपसे करी है। तो बेटा आपको चीजें समझ में आ गई, बेहतरीन तरीके से जो है बेटा आपको समझ में आ गई होंगी। देखो ये आपका वो फिगर था जो कि मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी में दे रखा है क्या क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बेटा ये लेक्चर अब हम यहीं तक रखेंगे। आज का लेक्चर काफी स्वीट एंड सिंपल था, बट बेटा एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा मेन लेक्चर था। तो जो लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने देखा है और ये लेक्चर देखा है बेटा, दोनों लेक्चर्स को अगर जरूरत पड़ती तो एक बार और देख लेना। हाईली बेटा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है बेटा। अगर आपने ये नहीं समझे तो काउंटर करंट कभी समझ में नहीं आएगा, किसी से भी पढ़ लेना बेटा। और हम तो काउंटर करंट इतना आसान तरीके से पढ़ाएंगे बेटा, मजा आ जाएगा आपको। बेसिकली बेटा जिसने ये पढ़ लिया ना, एक्चुअली वो काउंटर करंट पढ़ लिया, उसको समझ में आएगा ये वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद आपने लेक्चर यहाँ तक देखा। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, और बेटा हम तो हमेशा ही आपकी मदद करने के लिए। तो अपना ख्याल रखें ढेर सारा। बाय, टेक केयर।